ये याद रखें कि ये वकूफ़ अरफा हज का रुकन आज़म है। हमारे डैम्पर के लिए कुछ मलबे का ऐलान नहीं किया, क्यों? हम भी पाकिस्तानी है। इससे पहले भी ये तमाम तर खुलासा इसका हो चुका है। वो जो आप मुआवजा मांग रहे हैं, वो जो मरने वाले वो किससे मुआवजा मांग रहे हैं? हेल्दी प्रेगनेंसीज में के अंदर भी माइक्रोप्लास्टिक मौजूद है। सिर्फ मेरे लिए अचीवमेंट नहीं, पूरे मुल्क के लिए है। मैं 11वां पाकिस्तानी हूँ जिसने रेस्ट किया है। अभी जो उनकी वीडियो लीक हुई है वो गाने गा रहे हैं तो अभी ये हालात जो स्पोर्ट्स पर्सन होता है वो पूरे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। हज का रुकने आज़म वक़ूफ़ अरफा आज अदा किया जाएगा। दुनिया भर के लाखों आज़मीन हज मिना की खैमा बस्ती में मुकीम आज़मीन ज़ोहर और असर की नमाज़ें एक साथ अदा करेंगे। मगरिब के वक्त हुज्जाज कराम मुज़दलिफ़ा के लिए रवाना होंगे। प्रोग्राम में मनाजिर दिखाएंगे बराह रास्त। सफारती महाज पर पाकिस्तान की एक और बड़ी कामयाबी। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की इंसदाद दहशतगर्दी कमेटी की नायब सदारत पाकिस्तान को मिल गई। पाकिस्तान अब तालिबान पर पाबंदियों से मुताल्लिक़ कमेटी की सदारत भी करेगा। अमरीकी दौरे पर पाकिस्तानी वफ़द के सरबराह बिलावल भुट्टो के दुनिया भर में चर्चे। अक़वाम मुत्तहिदा सेक्रेटरी जनरल समेत कई ममालिक के मंदूबीन से अहम मुलाकातें। पाकिस्तानी वफ़द न्यूयॉर्क से वाशिंगटन पहुँच गया। ईद उल अज़हा में 2 दिन की दूरी, मगर डंपर एसोसिएशन ने शहर कायद से आलाइश उठाने से इनकार कर दिया। क्या शहर ताफुन ज़दा होने वाला है? प्रोग्राम में बात होगी डंपर एसोसिएशन के सरबराह से। आलमी यौम माहौलियात पर प्लास्टिक पोल्यूशन के खिलाफ मुहिम। दूध से लेकर खाने पीने की हर शय में प्लास्टिक के ज़रात मौजूद होने का इंकशाफ। बचाओ कैसे मुमकिन? एक्सपर्ट की राय जानें। और एशियन मास्टर्स वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में पाकिस्तान ने मैदान मार लिया। 11 मेडल्स के साथ टॉप पोजीशन पर आ गया। 59 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीतने वाली सिबिल सुहेल आज होंगी हमारी मेहमान। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। जी आया बखैर रागले भली करे आया। वश अत के दुनिया बोले के साथ मैं हूं सैयद फैसल करीम और मेरे साथ हैं सादिया साक्सन। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, आपकी सुबह का आगाज़ अच्छा हुआ होगा। और आज एक नहायत अहम दिन है और शेर से ही इस दिन का आगाज़ करेंगे। फ़िज़ा में लब्बैक की सदाएँ ज़ा फ़र्श ता अर्श गूंजती है, हर एक कुर्बान हो रहा है, ज़बां पे ये किसका नाम आया। आज यौम अरफा और दुनिया की सबसे बड़ी खैमा बस्ती में रात भर हुज्जाज ने पुरअमन पुरनम आँखों के साथ दुआएं की हैं। यकीनन उनकी दुआएं अर्श तक जाती हैं। आज वादी अरफात की मस्जिद नमरा में खुतबा हज दिया जाएगा और हुज्जाज कराम 9 ज़िलहज को खुतबा हज सुनने के बाद ज़ोहर और असर के एक साथ इसको अदा करेंगे और गुरूब आफ्ताब तक मैदान अरफात में वक़ूफ़ करेंगे और इसके बाद हुज्जाज मैदान अरफात से मुज़दलिफ़ा रवाना होंगे। तो इस सब पे हम बात भी कर लेते हैं। हमारे साथ बराह रास्त वहीं से मौजूद है मैदान अरफात से इस्लामिक स्कॉलर मुफ्ती मोहम्मद ज़ुबैर साहब। मुफ्ती साहब अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले तो हमारी तरफ से आप बहुत बहुत आपको हज मुबारक हो और खुदा ताला से ये दुआ है कि आप इसी तरह ज़ियारत करते रहें। बहुत सारे वो तमाम तर मुसलमान जो करना चाहते हैं, जो इस साल नहीं कर सके, वो अगले साल ज़ियारत ज़रूर कर सकें, अगले साल ज़रूर काबतुल्लाह जाएँ। तो मुफ्ती साहब ज़रा बताइए आज के दिन की अहमियत के हवाले से क्या क्या मामलात होंगे आज? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। देखें, इस वक्त लाखों की तादाद में फ़र्जंदान तौहीद मिना में रात गुजार कर अब यहाँ मैदान अरफात में पहुँच चुके हैं और यहाँ मैदान अरफात में शरीयत इस्लामिया का मुत्तफ़िक़ा वाज़ेह और बहुत अहम तरीन हुक्म ये है कि ज़वाल के टाइम से, जो तकरीबन यहाँ 12:30 बजे शुरू होगा, ज़वाल के टाइम से गुरूब आफ्ताब तक यानी मगरिब तक वकूफ़ अरफा स्टे करेंगे। और ये याद रखें कि ये वकूफ़ अरफा हज का रुकन आज़म है, यानी ये वाजिब और फ़र्ज से भी आगे की चीज़ है। जितने हुज्जाज हज का इरादा रखते हैं, अगर कोई हाजी आज मैदान अरफात में ना पहुंचा तो उसका हज नहीं होगा। और अगर कोई आदमी ज़वाल के टाइम से गुरूब आफ्ताब तक
एक सेकंड के लिए भी मैदान अरफात में हालत एहराम में एंटर हो गया तो उसका हज हो जाएगा। तो वकूफ़ अरफा ये हज का रुकन आज़म है। इस वक्त लाखों की तादाद में दो सफ़ेद चादरें ओढ़े हुए लब्बैक की सदाओं के साथ अरफात के मैदान में तौबा, इस्तग़फ़ार, इल्हाओ ज़ारी के साथ ये सारे फर्जंदान तौहीद अपने अल्लाह से, अपने रब से अपने गुनाहों की बख्शिश करवा रहे हैं। तौबा और इस्तग़फ़ार का दिन है। वकूफ़ अरफा अल्लाह को राज़ी करने का दिन है। और आज के दिन ये लाखों फर्जंदान तौहीद इस वालिहाना इबादत के अंदर इस वक्त मशगूल हैं। और फिर यहाँ पर वकूफ़ अरफा गुरूब आफ्ताब तक करके जैसा कि आपने बताया यहाँ से मुज़दलिफ़ा के लिए रवाना होंगे। आज के दिन की फजीलत भी बहुत ज़्यादा है। इतनी फजीलत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे ज़्यादा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिन गुनाहगारों बंदों की बख्शिश का ऐलान और फैसला फरमाता है वो सबसे ज़्यादा बख्शिश वाला दिन ये आज का दिन अरफा का दिन है। इससे ज़्यादा किसी दिन भी बख्शिश नहीं होती है। सबसे ज़्यादा बख्शिश वाला दिन आज का दिन है। एक हदीस के अंदर यहाँ तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बाकायदा फरिश्तों पे फ़ख्र का इजहार करते हुए ये पूछते हैं ये सारे के सारे बंदे परागंदा बाल गर्द गुबार आलूद होकर यहाँ क्या मांगने के लिए आए हैं। फिर सब फरिश्ते जवाब देते हैं या आपसे बख्शिश मांगने आए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐलान फरमाते हैं क़द गफ़रतु लहुम, मैंने इन सब की बख्शिश का फैसला कर दिया। हत्ता कि हदीस में आता है कि एक शख्स ने ये अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह कोई आदमी अगर इसमें रियाकारी की नीयत से शामिल हो तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसके जवाब में फरमाया सुन लो मैंने उसकी भी बख्शिश का फैसला और ऐलान कर दिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आज के दिन से ज़्यादा किसी भी दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से बख्शिश और मग़फ़रत का ऐलान नहीं होता जितना अरफा के मैदान के अंदर होता है। गुरूब आफ्ताब से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शैतान अपने सारे चेलों के साथ अपने ऊपर मट्टी फेंकता है, अपने ऊपर गर्द और गुबार फेंकता है, रोता है, मातम करता है इस बात पर कि मैंने तो बहुत सारी मेहनत की थी इन सब लोगों पर लेकिन इन सारे के सारे लोगों ने अपनी बख्शिश आज अल्लाह से करवा ली है। तो ये ऐसा अजीम दिन है, बरकतों वाला जलीलुल कदर दिन है। इस वक्त लाखों फर्जंदान तौहीद आहोजारी के अंदर यहाँ मशगूल हैं और अपने रब को राज़ी करने के अंदर मसरूफ़ हैं। तौबा इस्तग़फ़ार के साथ इस वालिहाना आशिकाना इबादत फरीज़ा हज के रुकन आज़म की अदायगी के अंदर ये सारे के सारे हुज्जाज कराम मैदान अरफात के अंदर मसरूफ़ है। मुफ्ती साहब आपने बहुत ही खूबसूरती से आज के दिन की अहमियत को उजागर किया। अब जानना ये भी चाह रहे हैं कि पिछले साल की निस्बत अगर बात करें तो सऊदी हुकूमत ने इस बार हुज्जाज कराम जो पहुँचे हैं वहाँ पर उनको कैसी सहूलियात दी हैं और कैसे इंतज़ाम आपने ख़ुद वहाँ पर देखे हैं? जी हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। इस ख़ास तौर पर इस पस मंज़र के अंदर भी कि इस साल बतौर ख़ास हमें वाज़ेह तौर पर ये नज़र आया, हर चौरंगी पर, हर सड़क पर, हर रोड पर नज़र आया कि इनलीगल और गैर कानूनी हज करने वालों के ख़िलाफ़ सख्त तरीन सऊदी हुकूमत ने कार्रवाइयाँ की है, जिसके नतीजे में अब कहा जा सकता है, मुझे नहीं लगता कि शायद कोई अब इनलीगल या खिलाफ कानून कोई बग़ैर वीज़े, बग़ैर तस्री, बग़ैर इजाज़त और परमिट के यहाँ कोई हज कर रहा होगा। सब के सब कानूनी तौर पर आए हुए, जिसके नतीजे में इंशाअल्लाह अब तवक्को ये है, नज़र भी आ रहा है, आँखों से नज़र आ रहा है कि ट्रैफिक के एतबार से, इंतज़ामात के एतबार से बहुत मुनज़्ज़म अंदाज में, बहुस्न खूबी, मुरत्तब अंदाज के अंदर सारे के सारे फ़राइज़ सर अंजाम दिए जा रहे हैं। और उम्मीद यही है कि इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कि इस साल हादसात भी नहीं होंगे। क्यों? उसकी वजह यह है कि तमाम तर हुज्जाज अपने परमिट और कागजात और लीगल डॉक्यूमेंट्स के साथ यहाँ पर आए हुए हैं और सऊदी हुकूमत ने लाजवाब, इंतहाई उम्दा और शानदार इंतज़ामात। मुफ्ती ज़ुबैर साहब, एक चीज़ जो कि मैं सोशल लेवल पे आपसे ज़रूर, सवाल नहीं है लेकिन एक दरख्वास्त है, और वो ये कि एक तो गर्मी बहुत है वहाँ पे, बहुत सारे लोग पाकिस्तान में ख़ास तौर पे मअम्मर अफराद, कुछ मेरा ज़ाती रिश्तेदार भी हैं वो, और जिनको घुटने के मसले हैं या इस तरह के, वो दिल में हसरत लिए यहाँ पाकिस्तान में बैठे हैं, नीयत है उनकी, लेकिन वो सोचते हैं, समझते हैं कि शायद मुश्किलात बहुत हैं, कैसे जाएंगे, क्या करेंगे, कुछ फरबा लोग हैं, कुछ बीमार लोग हैं, तो ऐसे में इनके लिए अहकामात क्या हैं
और साथ साथ क्योंकि आप माशाल्लाह से कई मरतबा वहाँ जा चुके हैं, वहाँ के जो बेहतरीन इंतज़ामात हैं वो ज़रा इन लोगों तक पहुँचाएँ ताकि ये डरे ना वहाँ आने से, बल्कि ये इनमें और रुझान पैदा हो वहाँ आने का। देखिए भाई फैसल साहब, बात यह है कि सऊदी हुकूमत के इंतज़ामात बहुत उम्दा होते हैं यूजली। आम तौर पर इस साल और ज़्यादा अच्छे हैं, और जैसे जैसे वक्त गुजरता चला जा रहा है इंतज़ामात बहुत अच्छे होते हैं। गर्मी यकीनन होती है और बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन मैं आपसे अर्ज़ करूं कि तमाम कैंपों में ज़बरदस्त एसी का इंतज़ाम होता है, गाड़ियां एसी होती हैं, होटल सारे के सारे एसी होते हैं। अगर इंसान कुछ थोड़ी सी एहतियाती तदाबीर हुज्जाज कराम खुद इख्तियार कर ले, मसलन धूप के अंदर निकलने से एहतराज करें, कैंपों के अंदर रहें, खैमों के अंदर रहें, पानी के वाफर इंतज़ामात मौजूद होते हैं, एसी एयर कंडीशन के इंतज़ामात होते हैं, और इंतहाई अच्छी लग्जरी किस्म की ट्रांसपोर्ट और गाड़ियाँ होती हैं। इन सारे इंतज़ामात को अगर देखा जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह उस तरह की मुश्किलात का आप तो तसव्वुर भी नहीं है जो आज से कई सालों पहले हुआ करते थे। और अगर तारीख़ी एतबार से बहुत पीछे चला जाए तो आप जानते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबे कराम, ताबईन, बुजुर्गान दीन, औलिया कराम, अहले बैत, उन्होंने पता नहीं कितनी कितनी तकलीफ़ें झीली, कितनी मुशक्क़तें, ऊँटों खच्चरों के सफ़र, घोड़ों गधों के सफ़र, और फिर किस किस तरीके से मुश्किलात। उसके मुकाबले में आज के जदीद वसाइल, फिर अब जो ताज़ा तरीन जदीद से जदीद वसाइल इंतज़ामात होते चले जा रहे हैं, अब वो मुश्किलात नहीं रही, इसलिए कभी घबराना नहीं चाहिए। लेकिन मैं आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से ये मशवरा ज़रूर दूंगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाया अल हज्जु कल जिहाद, हज जिहाद की तरह है। तो आपको पता है जिहाद पर कौन जाता है? मुजाहिद जवान होता है। तो आमतौर पर ये बर्रे सगीर का जो एक कल्चर और रिवाज है कि बुढ़ापे में और बहुत ज्यादा मुअम्मर अफराद को भेजा जाता है, इस कल्चर को भी थोड़ा तब्दील करने की जरूरत है। जवानी का हज होता है, नौजवानों को हज की तरफ जाना चाहिए। और ये जो हमारे दिमागों के अंदर बात है कि गुनाह करते रहो और फिर 70-80 साल की उम्र के अंदर जाएंगे और फिर जाकर नौजुबिल्लाह ये कोई भरे पेट की कहानी है या फारिग वक्तों की कहानी है, ये तस्वुर ख़त्म करना चाहिए। अरब ममालिक, इसी तरह अफ्रीकी ममालिक, इंडोनेशिया, मलेशिया तक के ममालिक, वहाँ जवानी के अंदर हज का रिवाज है। यही रिवाज हमें पाकिस्तान के अंदर भी डालना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती ज़ुबैर साहब। एक तो आपने बहुत ही खूब बयान किया, और हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला आपके साथ जो और लोग गए हैं वहाँ पर पहुँचने वाले सारे लोगों की हज कबूल करें, और यहाँ पाकिस्तान में जो लोग नियत करके बैठे हैं उनके लिए भी अल्लाह ताला आसानियाँ अगले साल के लिए पैदा करें। मेरे ख्याल में इससे जुड़ी एक और भी खबर शामिल कर दी जाए। क्या कल कहते हैं? जो है ईद होगी सऊदीया में, परसों जो है हफ्ते को, यानी हमारे यहाँ ईद है, ठीक है ना। हमारे यहाँ ईद है, लेकिन हमारे यहाँ ईद में इतने मसाइल हैं। उनमें से एक मसला सादिया सबसे बड़ा ये होता है कि कुर्बानी आपने कर ली और फिर आलाइश जो है वो अब है सामने। लेकिन अब इससे पहले ही एक ख़तरा मंडला चुका है, और वो ये कि क्या इस बार ईद पे कराची में ताफुन फैलेगा। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि डंपर एसोसिएशन ने कराची से आलाइशें ना उठाने का ऐलान कर दिया। ये अलग चीज़ है ना। अब डंपर एसोसिएशन के सदर लियाकत महमूद ये बता रहे हैं कि शरपसंद अदालत की जानिब से हमारी 20 से 25 गाड़ियाँ जलाई गई, और अभी तक उनका कोई हमें मुआवजा, कोई ऑल्टरनेटिव गाड़ियाँ वाड़ियाँ नहीं मिली हैं। और इसी हवाले से कमिश्नर कराची समेत तमाम मुतालिका इदारों को दरख्वास्त भी वो कह रहे हैं कि मैं लिख चुका हूँ, लेकिन मुझे मुतमईन नहीं किया गया, और अगर इस दफ़ा भी मुझे कोई ऑल्टरनेटिव नहीं दिया जाता, मुझे गाड़ियाँ नहीं प्रोवाइड की जाती, तो भाई यही सूरत हाल रहेगी। कराची में वैसे ही हर जगह कचरे के ढेर है फैसल। तो सोचे कि क्या होने जा रहा है। अच्छा, हाजी लियाकत महसूद हमारे साथ मौजूद हैं। लियाकत, ज़रा बताइए कि क्यों आपने ये ऐलान किया है, ईद उल अज़हा पे आलाइशें उठाने से क्यों इनकार कर रहे हैं? देखो, असल बात यह है, जो हमारा डैम्पर ट्रांसपोर्ट नहीं है, डैम्पर ट्रांसपोर्ट 2001 से मैं आया, और अभी 2025 से मैं खैबर पख्तूनख्वा वजीरिस्तान से आया। 25 साल हो गया। शहर के अंदर हमारे डैम्पर के ऊपर पाबंदी नहीं था ना। अभी 4-5 महीने हो गया जो बार बार मैं बात कर रहा हूँ, जो शहर के अंदर कचरा, मालबा, आलाइश, रोड का सिफलाई, बेरडिंग का सिफलाई वगैरह वगैरह, ये सब लोकल गाड़ी है ना। 4-5 महीने हो गया जो शहर के अंदर सिंध गवर्नमेंट ने पाबंदी लगाया, सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 10 बजे तक। उसके बाद जो इंडस्ट्री एरिया है, जो उसमें ट्रेलर भी चलेगा, उसमें एल टैंकर चलेगा, उसमें वाटर टैंकर चलेगा, सब ईवी गाड़ी चलेगा ना। और हमारे डैम्पर के ऊपर पाबंदी भी लगाया। हमारे जो डैम्पर ट्रांसपोर्ट है ये रात और दिन खड़ा है। हमारा है लोकल गाड़ी, जिस तरीके से कराची का गाड़ी कराची में चलेगा,
यहाँ से लेकर यानी पूरी पाकिस्तान के अंदर हमारा लोकल गाड़ी है। तो उसके बारे में अभी आपको भी पता है, टोटल हमारा 24-25 गाड़ी कराची शहर के अंदर भी जलाया, तो उसका मुआवजा अभी तक नहीं मिला। बकाया ट्रांसपोर्ट जो अंदरूनी सिंध मुरो में 10-12 गाड़ी भी जलाया। 2 दिन के अंदर सिंध गवर्नमेंट ने 50-50 लाख ऐलान किया। हमारे डैम्पर के लिए कुछ मुआवजे का ऐलान नहीं किया। क्यों? हम भी पाकिस्तानी है। जब हमारा मुतालबा अलायंस है, इंशाल्लाह हमारा जितना डैम्पर ट्रांसपोर्ट है, चाहे पश्तून है, पंजाबी है, बलोच है, उर्दू स्पीकिंग वाले है, सिंधी है, और जितना डैम्पर ट्रांसपोर्टर है, तो इंशाल्लाह अभी इस साल में अलायंस शहर से नहीं उठाएगा जब तक हमारा ये मुतालबे हाल नहीं होगा। जो इंडस्ट्रिया है, जो इंडस्ट्रिया में जो ही गाड़ी चलेगा। और जो ठीक है, तो ये बता दीजिएगा लियाकत साहब कि आपकी गाड़ियाँ इंश्योर्ड भी हैं नहीं है, क्या कॉन्ट्रैक्ट में वो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है? अगर उसको कोई नुकसान पहुंचा तो फिर आपने तो कमिश्नर कराची को दरख्वास्त भी डाली थी, क्या जवाब आया फिर? देखो, सबके साथ मैंने किया कमिश्नर कराची को मैंने लेटर भी दिया, 2-3 दफे मैंने उसके साथ बात भी किया। चीफ सेक्रेटरी सिंह उसको मैंने लेटर भी दे दिया, एडिशनल आईजी को मैंने लेटर मीटिंग भी किया, डाईजी ट्रैफिक के साथ भी किया, ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी के साथ भी किया। एक दरवाजा मैंने नहीं छोड़ा, सबका दरवाजा मैंने टकटका रहा है। लेकिन जो हमारा खसूस ट्रांसपोर्ट का मिनिस्टर है शर्जीली नामेमंद, 4 महीने पहले जो उसके साथ मेरा मीटिंग हो गया, वहाँ तो जालंधर भी था, वो मिनिस्टर, एडिशनल आईजी, कमिश्नर कराची, डाईजी ट्रैफिक, ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी, एक्साइज मिनिस्टर सभी था ना। इसमें जो हमारा इंडस्ट्रियल जब पाबंदी भी लगाया 5 दिन के लिए लगाया। जो इंडस्ट्रियल के ऊपर डैम्पर के ऊपर पाबंदी होगा सिर्फ 5 दिन के लिए, जिसे आप सब्र करो। 5 दिन से अभी 5 महीने हो गया। और दूसरी बात ये है, देखो रोड का हालात भी देखो। कराची जो खसूसी शहर है, ये तो पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए है ना, ये बहुत बड़ा शहर है। हम जो डैम्पर ट्रांसपोर्टर है हमारा इसमें मसला ये है ना कि रोड के हालात या जो भी हैं लियाकत साहब, इससे पहले भी ये तमाम तर खुलासा इसका हो चुका है। वो जो आप मुआवजा मांग रहे हैं, वो जो मरने वाले वो किससे मुआवजा मांगेंगे? खैर एक अलग मामला। मुझे ये बताइए, अलाइशे उठाने से इनकार के ऐलान के बाद अब तक किसी ने राब्ता वगैरह किया आपसे? अभी तक नहीं किया। इंतजामिया का हक बनता है। देखो, उसे 2 दिन पहले कमिश्नर कराची को मैंने रिक्वेस्ट भी किया, हमने लेटर भी दिया, मुख्तलिफ इदारे के पास में भी गया था ना, तो उसको मैंने रिक्वेस्ट भी किया। जो हमारा खसूस इंडस्ट्रियल है, और दूसरी बात जो हमारा 25 गाड़ी जो कराची शहर के अंदर भी जलाया, तो उसका मुआवजा। इस तरीके से जो अंदरूनी सिंध के अंदर 10-12 गाड़ी वहाँ जो आवाम ने जलाया, तो उसको 50-50 लाख ऐलान किया। तो हमारे डैम्पर ट्रांसपोर्टर है, उसकी हक बनता है। हम भी पाकिस्तानी है। तो फिर अच्छा ये बता दें लियाकत साहब, हम चाह रहे हैं कि कुछ कंक्लूजन निकल आए। अब आपका एक्चुअली मुतालबा है क्या? आप चाहते हैं ये जो एहतजाज है 24 घंटे डंपर चलाने की इजाज़त दिया जाए, या फिर ये कि डंपर जलाए गए हैं उनका मुआवजा हो? बुनियादी तौर पर आप क्या चाह रहे हैं? 24 घंटे देखो, 24 घंटे हम खुद भी नहीं चलाएगा। हमारा पहले डैम्पर के ऊपर बंदी नहीं था। हमारा डैम्पर लोकल गाड़ी है, ठीक है ना। जो इंडस्ट्रियल है, जो इंडस्ट्रियल में जो ट्रेलर चलेगा, 22 सीलर ट्रेलर, एल टैंकर चलेगा, वाटर टैंकर चलेगा, सब यही गाड़ी चलेगा। डैम्पर के ऊपर पाबंदी है। और एक बात, और दूसरी बात, जो हमारा कराची शहर के अंदर और शरफ हसन ने 24-25 गाड़ी भी चलाया, उसका मुआवजा तो हम मांगेगा। उसका तो गरीब बंदे का गाड़ी है, उसका बाल बच्चों का रोजी। आप मुतालबा वाज़े कर दें, किन औकात में हुकूमत से डंपर चलाने की आपको इजाज़त चाहिए? नहीं, हमारा कम से कम 25 साल, मैंने बता दिया 25 साल। तो सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 10 बजे तो खसूस जो सदर का रोड है, जो मेन शहर है सदर रोड है, इसमें पाबंदी है। बकाया जो ये कैंट वाले रोड नहीं है, बकाया मलेर कैंट वाले रोड, मलेर कैंट वाले रोड शाम को 5 बजे से लेकर 10 बजे तक, यानी 5 घंटे पाबंदी था ना डैम्पर ट्रांसपोर्ट के ऊपर। अभी 4-5 महीने हो गया जो सिंध गवर्नमेंट ने पाबंदी भी लगाया, पूरे शहर के अंदर पाबंदी लगाया। तो अगर पूरी शहर के अंदर पाबंदी लगाया, अभी ये तो पूरे शहर में मारते फिरेंगे डंपर लोगों को, तो वो क्या करेंगे? पूरे शहर में पाबंदी लगाएंगे ना। मेरे ख्याल से ये बात कोई बनी नहीं लियाकत महसूस साहब, लेकिन उम्मीद इंतजामिया
आपसे रब्ता करे और रब्ता करने के बाद ये मामलात का हल हो। इससे पहले भी जब ये डंपर कुचलने के वाक़यात हो रहे थे लोगों को रमज़ान में, उस वक्त भी हुकूमत बहुत देर से एक्शन में आई थी और अभी भी। तो देखते हैं इसका हल जो है वो क्या निकलता है। बिल्कुल, और अब देखना है कि कराची वालों, मतलब हम जो कराची वाले, वो बदबू से या ताफुन से बीमार होंगे या कोई हल इसका निकालते हैं। यानी वेल, यहाँ ले रहे एक ब्रेक के बाद आते होंगे तो बात करेंगे मज़ीद। कहेंगे प्रोग्राम में आपको एक बार फिर वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। फैसल, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। अगर मैं आपको बोलूं कि इस वक्त दुनिया में सबसे शफाफ ग़िज़ा क्या आपको समझ आती है तो क्या हो सकती है? शफाफ यानी कि प्योर, सबसे विदाउट एनी इम्प्योरिटीज़। मेरे ख्याल से जो मदर फीड है, माँ का दूध है, उससे ज़्यादा कोई प्योर चीज़ नहीं हो सकती। कि देयर इज़ अ रिसर्च जिसमें वो कहते हैं कि माँ के दूध में भी अब माइक्रोप्लास्टिक है। इसका मतलब कि आने वाली नस्लों में भी? yes. माय गॉड, ये सब हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि देखिए आज दुनिया भर में माहौलियात का दिन मनाया जा रहा है। जो थीम है वो है प्लास्टिक पोल्यूशन हटाओ, प्लास्टिक हटाओ, उसके खिलाफ आगाही फैलाना है। लेकिन जो जिस बोतल दिस इसमें जिसमें हम पानी पीते हैं या फिर घर से हमें अब जब कहा जाता है कि जाओ बेटा दूध लेकर आओ, जाओ बेटा दही लेकर आओ, हम किस में लेकर आ रहे होते हैं? ये अच्छा, इसमें मजाक है, आप अपनी बात हाँ, तो इसमें दूध और दही जिस थैली में लेकर आ रहे होते हैं हम, देन इतनी सारी चीजें जो हम उसमें लेकर आ रहे होते हैं, सबसे जो लीथल है ना दही, तो फिर उसका टेम्परेचर कम ही होता है ना। जब गरम गरम चाय जो पार्सल करवा के लेकर आते हैं हम, उसके अंदर फिर जो आप कप्स इस्तेमाल करते हैं, डिस्पोजेबल कप्स, वो कैसे किसी वो क्या पेपर के कप के अंदर चाय रुकती है? नहीं रुकती, तो उसमें प्लास्टिक की एक तह होती है अंदर ताकि चाय रुक जाए। इसका दायराकार अगर और बढ़ाएं, अभी तो हम सिर्फ लिक्विड की बात कर रहे हैं, राइट फ्रॉम वो जो सब्जियां जिस पानी में हम उगाते हैं उस पानी में माइक्रोप्लास्टिक्स का होना, और उसके बाद वो जो मछली में और आप खा रहे हैं उस मछली में भी माइक्रोप्लास्टिक होना। क्यों? क्योंकि समंदरी पोल्यूशन सबसे ज्यादा कौन कंट्रीब्यूट करता है? प्लास्टिक। कछुए से लेकर मछली तक सब प्लास्टिक कंज्यूम करते हैं। जब वो मछली हम कंज्यूम करते हैं तो सोचे फिर हमारे साथ क्या होता होगा। कराची की सिर्फ अगर बात करें ना सादिया, तो टनों के हिसाब से यहाँ पे कचरा आता है जिसमें प्लास्टिक का बहुत बड़ा हिस्सा होता है, लेकिन वो तल्फ नहीं हो सकता। तो अब इस पे हम बात कर लेते हैं कि ये और ख़ासतौर पे सादिया ने जो बात की है उसी से आगाज़ करते हैं। डॉक्टर बिलाल अहमद उस्मानी माहिर माहौलियात हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और आज के दिन के हवाले से प्लास्टिक, हम सोचें अगर एक मिनट को, इट्स एवरीवेयर, हमारे इर्द गिर्द, इधर उधर, हमारे खाने में, हमारे पीने में, हमारे सामान कैरी करने में, इट्स एवरीवेयर। हालांकि बहुत से लोगों ने कहा कि जी इसको बैन करें या सारी चीज़ें करें। सो थोड़ा सा बताइए कि कैसे ये मुतासिर कर रहा है, ख़ास तौर पे ये चीज़ जहन में रखते हुए कि वो जो सबसे खालिस ग़िज़ा है इंसान के लिए, जो कि मदर फीड है, वो तक मुतासिर हो चुकी है इन माइक्रोप्लास्टिक से। बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले मुझे ये मौका देने का कि मैं अपने ख़यालात का इज़हार कर सकूं। हकीकत यही है कि प्लास्टिक इज़ एवरीवेयर, प्लास्टिक हर जगह मौजूद है। जो हम सांस ले रहे हैं उसके अंदर मौजूद है, जो हम खा रहे हैं उसमें मौजूद है। हमारे पास हम इर्द गिर्द समझें एक तरह से प्लास्टिक के दरिया के अंदर, एक समंदर के अंदर बैठे हुए। और ये प्लास्टिक ऐसे नहीं कि हमारे पास मौजूद है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई पे भी मौजूद है और डीपेस्ट मरीना ट्रेंच में भी मौजूद है। और ये प्लास्टिक सिर्फ वहाँ मौजूद नहीं है, इट्स सीपिंग इनटू आवर बॉडीज़, हमारे जिस्म के अंदर ये दाखिल भी हो रहा है। और ये जाहिर सी बात है, दाखिल हो रहा है तो कुछ ना कुछ ख़राबियाँ भी बर्पा हो रही हैं इसके नतीजे में। तो मैं आज 2-3-4 पहलुओं पे बात करना चाहूँगा। उनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट, जो सबसे अहम है, जिससे शुरू किया गया हमारी गुफ्तगू को, वो है कि माँ का दूध। तो आप यकीन मानिए कि 2022 में एक रिसर्च हुई थी और उसमें कहा गया था कि 80% ऑफ द ह्यूमन ब्लड सैंपल्स, यानी 4 आउट ऑफ एवरी 5, यानी कि हमारे पास जितने ब्लड सैंपल्स लिए गए थे उसके ह्यूमन ब्लड सैंपल्स के अंदर भी प्लास्टिक मौजूद है, प्लास्टिक पार्टिकल्स। और तकरीबन हमारे पास 60-70% जो ख़वातीन जो बच्चों को दूध पिला रही हैं उनके अंदर भी 75% टू बी वेरी प्रिसाइज, उनके अंदर मिल्क सैंपल्स के अंदर हेल्दी प्रेगनेंसीज़ में जो हुई थी और हेल्दी बेबीज़ थे उनके अंदर भी माइक्रोप्लास्टिक मौजूद थी। आप सोचिए एक लम्हे के लिए कि आपका एक बच्चा पैदा होता है और वो पहली ग़िज़ा जो ले रहा है, पहली सांस जो ले रहा है, पहला जो उसका मील है, और जो पहली जिस जगह पे वो अपनी आँख खोल रहा है, वो सब इट्स फुल ऑफ माइक्रो एंड नैनो प्लास्टिक्स, और वो उस कचरे में और उस आलूदगी के दरमियान में मौजूद है।
इटालियन रिसर्चर्स ने 2020 में कहा था कि इवन प्लेसेंटास में मौजूद है। फॉरगेट अबाउट ब्रेस्ट फीडिंग फॉर द टाइम बीइंग, तो दूध जो पिलाएगी माँ जब जब बच्चा हमारे माँ के पेट में मौजूद बन रहा है, उसके अंदर जनाब उसके अंदर भी हमारे पास, और हेल्दी प्रेगनेंसीज की बात कर रहा हूँ मैं आपसे, जी जी, हेल्दी प्रेगनेंसीज में उसके अंदर भी माइक्रोप्लास्टिक मौजूद है। तो आपका बच्चा डेवलप हो रहा है, उस वक्त भी उसके वो प्लास्टिक के। डॉक्टर साहब, मेरे जहन में एक बात आ रही है। कुछ दिन पहले मैं जो मदर फीड के सैंपल्स माइक्रोस्कोप के अंडर देख रही थी, तो वो छोटे छोटे बबल्स के फॉर्म पे थे। तो जो रिसर्चर थे उसमें बयान कर रहे थे कि जो मदर फीड होती है वो एक्चुअली पूरा इम्यून है, इम्यून सिस्टम है वो जो आप बच्चे के अंदर डाल रहे होते हैं। इसीलिए कहते हैं कि बच्चे को पहली ग़िज़ा मदर फीड के तौर पर दे दी जाए। अब मुझे बताएं कि क्या इस प्लास्टिक से उस इम्यून सिस्टम की स्ट्रेंथ कम हो रही है? कैसा पॉसिबल? अच्छा, ये बहुत अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल, इसे कहते हैं मैटरनल एंटीबॉडीज, जो माँ अपने बच्चे को देती है। ये उसका पहला तोहफा है अपने बच्चे के लिए कि उससे वो बहुत सारी बीमारियों से बच जाता है। प्लास्टिक कैसे काम कर रही है, द पाथवेज आर स्टिल टू बी एक्सप्लोर्ड। बिल्कुल क्लियर इसमें जवाब नहीं दिया जा सकता, लेकिन इट्स नॉट डूइंग गुड, ये बात बिल्कुल कंफर्म है। यानी मैं इस वक्त हकाइक की बुनियाद पर अगर बात करूँ तो मैं इस वक्त कोई ठोस अभी फिलहाल बात नहीं कर सकता। देयर आर थिंग्स दैट आर गोइंग ऑन, बट इट्स इंटरफेयरिंग आवर सर्कुलेटरी सिस्टम, इट्स इंटरफेयरिंग आवर नर्वस सिस्टम हमारा। यानी अगर मैं थोड़ा सी बात को बढ़ाना चाहूँ तो अभी 2022 में भी और 2023 में भी एल्जाइमर्स, पार्किंसन और इसी तरह जो हमारे पास डिमेंशिया होता है, भूलने की बीमारी, जो जिन लोगों में ज़्यादा पाई गई, उनकी जो ऑटोप्सीज की गई मौत के बाद, जब उनके दिमाग को देखा गया तो उसमें ब्रेन स्टेम में और उनके सर्कुलेटरी और इसी तरह नर्वस सिस्टम में मुख्तलिफ तजुर्बात में बेपनाह प्लास्टिक पाई गई है। सो इट्स काइंड ऑफ इफेक्टिंग अस इन वॉट एवर पाथवे, और किस तरह से कर रही है ये फ़िलहाल अभी इस पर तहकीक जारी है, लेकिन ये हमारी सेहत को नुकसान पहुंचा रही है। और अब मैंने जैसे बात करी, वो प्लेसेंटा में मौजूद है, बच्चा बन रहा है तो उसकी ज़िंदगी के बुनियादी उज़ू जब बन रहे हैं तो उसमें प्लास्टिक शामिल हो रही है। तो ये हमारे प्रोटीन्स को हाईजैक कर रही है। हमारा जो मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट द एल्डरली, द अदर एक्सट्रीम एज ऑफ द कंटिन्यूम, एक तो अगर बिल्कुल छोटे बच्चे, एक अगर बिल्कुल एल्डरली, तो उसके अंदर भी प्लास्टिक मौजूद है। तो ये कुछ ना कुछ नुकसान हर सूरत कर रही है, ये तो बहरहाल कहा जा सकता है, लेकिन इसके पाथवेज आर येट टू बी एक्सप्लोर्ड। तो मैं यहाँ इतनी ही कह सकूँगा। डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं देन, जब हम इतनी खतरनाक बातें सुबह सुबह लोगों को बताएंगे तो उनके पास अगला क्वेश्चन ये होगा कि व्हाट इज द वे आउट, करेंगे हम एक विशियस साइकिल में हैं। हमारे दरिया, हमारे समंदर, हमारी फिजा, हमारी ज़मीन, बीनीथ द अर्थ, हमारा खाना पीना, सामान लाना ले जाना, ईच एंड एवरीथिंग, ब्रीदिंग, आई थिंक, यस, इट्स इन प्लास्टिक। सो द वे आउट, the way out. So अच्छा मैं okay, so the way out is, इसमें 3-4 पहलुओं पे बात हो सकती है। देखिए, पहला पहलू है कि हम इंडिविजुअली क्या एफर्ट्स कर सकते हैं। पहला पहलू इंडिविजुअल एक्शंस क्या हैं। देखिए, बात ये है कि मैं आपसे कहूँ, ज़रा तमसील से बात कर लेते हैं कि आप खड़े में और आपके सामने एक ट्रेन आ रही है और आप कहीं इधर उधर नहीं जा सकते, तो आपके पास एक ही तरीका है कि पटरी से हट जाएं, तो आप ट्रेन बिल्कुल सामने, आप कितनी देर लगाएंगे? So the urge is to be there. आप कितनी संजीदगी से इस मसले को, this is the way I see the things. अगर आपके पाँव में चोट लगी हुई है, अल्लाह ना करे, और जंगल में आप, जंगली जानवर आपके पीछे पड़ जाता है, आप उसेन बोल्ट को बीट कर देंगे। So this is how it is. So अगर आप उसको संजीदगी से लेने, so let's stick more towards the organic things. It's not something that comes right the way, आज आ जाए और कल से ही हो जाए। तो हम सादगी इख्तियार करें, हम रीयूजेबल वाटर बॉटल्स लें, जिसे कहते हैं क्लोथिंग बैग्स, नहीं होते कपड़े बैग्स, थैले, कपड़े के थैले, आम इंसान के, यस, कपड़े के थैले इस्तेमाल करें। और ज़रा ना ऑर्गेनिक, मतलब मिट्टी के बर्तन में पानी पी लें थोड़ा सा, कोई मसला नहीं है उसमें स्टोर कर लें। हाँ, और इसी तरह आप यानी हाई कंजम्पशन सोसाइटी हमारी, हम हर चंद दिन बाद नई नई चीज़ें उसको परचेज़ करते हैं, तो ज़रा ऐसी चीज़ें लें जो ऑर्गेनिकली डिस्पोजेबल हों, और ऐसी कंपनीज़ को सपोर्ट करें। जैसे बहुत सारी ऐसी बॉटल्स भी बनने लगी हैं जो रीयूजेबल, डिग्रेडेबल मटेरियल से बनती हैं। गत्ते को ज़रा ज़्यादा इस्तेमाल कर लें। दूसरी तरीक़ेकार ये है कि हम कम्युनिटी एंड एजुकेशन से कहें। देखिए, मैं कुछ भी कह लूँ, आप कुछ भी कह लें, जब तक वो आदमी या आम आदमी जो अमल कर रहा है, वो जब तक जहनी तौर पर रजामंद नहीं होगा और वो जब तक कायल नहीं होगा, लेट्स पुट इट लाइक दैट वे। डॉक्टर साहब, हम ये भी चाहते हैं कि चूंकि आपकी अपनी इस रिसर्च सी फूड के हवाले से है, तो आप उसमें कितनी पोल्यूशन है और उसका कमबैक क्या है, वहाँ से क्या करना है?
भाई आप हर मिनट एक कचरे का ट्रक पानी में समंदर में अपने फेंक रहे हैं पिछले 50 साल। तो आप सोचें वो मछलियां वही चीज खा रही हैं आप और वहाँ पे कचरे ऐसी मछलियां मिली हैं जो कि देवर स्ट्रैंगल्ड जो प्लास्टिक के जो लाइंस होते हैं उससे मरे हैं। कछुए के मछलियां मरी हुई हैं, फंसे हुए होते हैं। बिल्कुल आप देखें मछली मरी हुई है, आप बड़े परेशान हैं ये काहे को मरकर आ गई। आपने उसका मैदा खोला, उसमें सिर्फ प्लास्टिक वेस्ट भरा हुआ है, यानी वो ना वो डाइजेस्ट हो रहा है, ना वो कंज्यूम हो रहा है और ना वो अगला खाना खा पा रही है। सो शी डाइड, द फिश डाइड ऑफ हंगर, गर्जे उसका मैदा भरा हुआ। सो हम अच्छा अनफॉर्चुनेटली वन हेल्थ का जो निज़ाम है, वन हेल्थ का जो WHO का जो फ्रेमवर्क है, वन हेल्थ के तहत समंदर भी हमारे हैं, हवा भी हमारी है, दरिया भी हमारे हैं, सब पहाड़ हमारे हैं। तो जो कचरा हम वहाँ फैला रहे हैं तो इट्स नॉट समथिंग दैट जस्ट डिसअपियर्स, गायब हो जाएगा और वो कभी नहीं आएगा साहब, वो पलट के हमारे पास ही आएगा। हाँ, जब अपनी प्लास्टिक की शर्ट या उसको अपने कमरे में, या जो प्लास्टिक का थैला जो कि थोड़ा सा गल गया है उसको जब हम अपने कमरे में झाड़ते हैं तो माइक्रो प्लास्टिक हमारे ही लंग्स में डीप पेनिट्रेट होकर रहेंगे, कहीं और नहीं जा रहे हो, दे आर देयर एवरीवेयर। तो वन हेल्थ के हिसाब से अगर सोचा जाए या जनरली अगर दीनी लिहाज से या किसी भी अखलाकी इक़दार के एतबार से सोचा जाए तो किसी भी जानदार को तकलीफ देना या माहौल को ख़राब करना कहीं भी पसंदीदा नहीं है। तो आप थोड़ा सा ये करें कि इसको साफ करने की कोशिश करें, प्लास्टिक वेस्ट कम करें। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कितनी है हमारी, कितना ट्रीटेबल वेस्ट है हमारा जो समंदर में जा रहा है या आप ऐसे ही फेंक रहे हैं, उसमें से 70-80% प्लास्टिक है। और मेरा ख्याल से समंदर में बाय वेट इस वक्त मैरीन लाइफ कम है, प्लास्टिक ज़्यादा है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर बिलाल, आपने वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए, अच्छी गुफ्तगू हम आपके साथ कर सके। अच्छा बाय द वे, कल मैं एक रिसर्च देख रही थी और पता उससे ये चला है कि कुछ टीन्स ने जो है वो एक पेन दरियाफ्त किया है, पेन इन्वेंट किया है, और वो पेन ऐसा है कि आप उस पेन के थ्रू 94% ऑफ माइक्रो प्लास्टिक जो है उसे गायब कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। जादू ये हो सकता है, इसको ज़रूर पढ़िएगा। आप हम भी जादू से गायब हो जाते हैं थोड़ी देर के लिए। ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। स्टे विद अस। हम तकरीबन पहाड़ पे चढ़ ही गए थे। बिल्कुल हम चढ़ गए थे, फिर हमें याद आया कि अच्छा चले शो में वापस उतर आए वापस। लेकिन ये ख्याली पहाड़ थे, हम तो देखिए ख्याली पुलाव के बाद ख्याली पहाड़ सर कर रहे हैं। कितने पहाड़ है ना, ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, लेकिन ट्राई जरूर करना चाहिए ना, ये ट्राई जरूर करना चाहिए। तो कोपैमाई की दुनिया में पाकिस्तानी कोपैमा वाजिदुल्लाह नगरी ने किया है बड़ा कारनामा और दुनिया की बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट को कामयाबी से सर कर लिया है। ये है वो मनाजिर जो हम यहाँ नीचे से बैठ के देखते हैं, जब आप ऊपर जाते हैं तो आपको क्या मंजर नज़र आता है सादिया, पूरी दुनिया सामने नजर आती है। और हम लिटरली क्या कहना चाहिए, बड़े उसके साथ हसरत के साथ कहते हैं वाह यार क्या मनाजिर। मेरी हसरत आधी तो मैंने पूरी की हुई है, आधी पूरी मैंने बिल्कुल पूरी नहीं किया, बट आई वांट टू गो देयर। व्हाई डोंट वी जस्ट आस्क वाजिद साहब के कैसा रहा उनका एक्सपीरियंस, है ना। अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग, और बहुत बहुत मुबारकबाद और बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। आई एम श्योर क्या प्लेजेंट आपका वो होगा जब आप वहाँ पहुँचे होंगे। ज़रा लेके चले ना हमें, हम एक दफ़ा गए थे अभी थोड़ी देर पहले पहाड़ पर। सो मच, आप लोगों को भी मुबारक हो। ये सिर्फ मेरे लिए अचीवमेंट नहीं, पूरे मुल्क के लिए है। मैं 11वां पाकिस्तानी हूँ जिसने एवरेस्ट किया। अल्हम्दुलिल्लाह। बहरहाल कोई आसान पहाड़ नहीं है। लोग कहते हैं कि एवरेस्ट बहुत आसान है, लेकिन बहुत ऊंचा पहाड़ है, बहुत दुनिया का सबसे बड़ा पहाड़ है, लेकिन आसान नहीं है। लोग कहते हैं K2 मुश्किल है, एवरेस्ट उसके मुकाबले आसान है। ये कितना सही है? नहीं, मैं इसको दो अलग डायरेक्शन में देखता हूँ कि एवरेस्ट इसलिए आसान है कि वहाँ के जो लोग हैं उन लोगों ने उसके साथ बहुत ज़्यादा प्यार किया हुआ, बहुत ज़्यादा काम किया हुआ, उसके अंदर ऐसे रिसोर्सेज पैदा किए हैं कि आप लोगों को, हम लोगों को सहूलियत दी हुई है, इसलिए वो आसान लगता है। अदरवाइज़ अगर वो चीज़ें वहाँ से उठा लें तो वो दुनिया का सबसे ख़तरनाक है। ये क्या जैसे कि सहूलियात से मुराद ये है कि वो उनके जो लोग हैं बहुत प्रोफेशनल लोग हैं, नेपाली। एक सबसे पहले तो ये चीज़ है, वो अपने काम के साथ बहुत मुखलिस है। अरे अच्छा, उनके पास हेली सर्विस वगैरह है, कैंप 2 तक, कैंप 3 तक वो एक्टिव रहते हैं।
ये कैंप 3 कितनी हाइट हो गई? कैंप 3 तकरीबन कोई 7000 के करीब है, यानी कि 7,000 तक अगर आपको कोई हो जाता है, 6700 कोई मसला हो जाता है तो आपको हेली लिफ्ट कराते हैं वहाँ से। अगर कोई थक भी जाता है तो वहाँ से हेली को, वो हेलीज तो फिर रही होती है, उनको वॉकी टॉकी किया, वहाँ से आके स्लिंग करके उठा के ले गए। तो सहूलियात बहुत ज़्यादा दी हुई है। अगर हमारे पहाड़ की तरह अगर बेयार और मददगार अगर उनको छोड़ दे तो बस बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। उसका मैं आपको बता दूँ कि बेस कैंप से कैंप 4 और कैंप 4 से समिट तकरीबन डिस्टेंस बराबर है, बहुत ज़्यादा बराबर है। तो ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी होती है। हाँ, अलबत्ता ये है कि कम्बो आइस फॉल के बाद कुछ कर्वेसिस है, उसके बाद एवरलांच का इतना ज़्यादा ख़तरा नहीं है, रॉक फॉल का ख़तरा नहीं है, विंड का बहुत ज़्यादा ख़तरा है। जैसा हमारा K2 है, उस पे एवरलांच का ख़तरा होता है, आइस का ख़तरा होता है, रॉक का होता है, तो वो चीज़ें कम है। उसके बदले में फिर वो इतना ऊंचा है कि फिर बहुत मुश्किल होती है। अच्छा, काठमांडू से आप लोग ने अच्छा, काठमांडू से बेस कैंप तक का रास्ता कितना है, एक तो ये बताइए। फिर बेस कैंप से आपने कितनी देर में, कितने दिनों में, कितने घंटे में आपने फिर समिट किया और वापस आए? काठमांडू से एक छोटी फ़्लाइट जाती है, एक एयरपोर्ट, उसका मेरे जहन से निकल जाता है उसका नाम, वहाँ तक 25 एक दूसरी जगह से आपको पैदल, हाँ, वो पैदल सफ़र कितना है? पैदल सफ़र वहाँ से आगे क्लाइंबर्स के लिए 4 दिन, अच्छा, ट्रैकर्स के लिए 8 दिन, वो आहिस्ता आहिस्ता जाते हैं। तो 4 दिन में हम 4 दिन में हम बेस कैंप पहुँचते हैं। उसके बाद बेस कैंप के बाद 1-2 दिन रेस्ट किया, अपनी चीज़ें देख ली, सारा कुछ करने के बाद फिर कैंप 1 कर लिया, फिर कैंप 2 कर लिया, फिर वापस बेस कैंप आ गए, फिर दोबारा से हम कैंप 2 गए, फिर कैंप 3, कैंप 4 टच करके फिर दोबारा बेस कैंप वापस आ गए एक्लोमेटाइजेशन के लिए। आगे आने के बाद फिर वेदर देख लिया, अपनी चीज़ें ऊपर अगर आप किसी कंपनी के साथ है तो आपकी वो सारी चीज़ें वो कंपनी की जिम्मेदारी होती है कि हम 4 तक पहुंचाना है। जैसे हम जैसे लोग हम इस तरह करते हैं, हम खुद करते हैं तो अपने ऑक्सीजन से लेकर हर चीज़ हम हर कैंप पे अपना डिपॉजिट करते हुए आते हैं। तो कैंप 4 तक ये सारी चीज़ें पहुंचाने के बाद वेदर देखना बहुत लाजमी होता है 2-3 दिन के लिए। देखने के बाद फिर डायरेक्ट 1 से 2 जाते हैं, बेस कैंप से 2 जाते हैं, 2 से 3 से 4 के अंदर जस्ट 3 से 4 घंटा रेस्ट करना पड़ता है या 2 घंटा रेस्ट करना पड़ता है। कोई 24 आवर या 12 घंटे वहाँ पे नहीं सोता 4 के अंदर, क्योंकि वो डेड जोन के अंदर है, 8000 मीटर के अंदर है। फिर वहाँ से ऊपर 12 से 15 घंटे लगते हैं समिट तक। अच्छा, तो ऊपर जाते हुए समिट तक 15 घंटे लगते हैं। फिर वो वापसी में 6 से 7 घंटे में आप कैंप 4 पहुंचते हो। तो मोस्टली लोग कैंप 4 में नहीं बैठते हैं, समिट करने के बाद फिर डायरेक्टली कैंप 3 या कैंप 2 आ जाता है। अच्छा, अब चूँकि हमने K2 की भी बात की, माउंट एवरेस्ट की भी बात की, हम ये भी जानते हैं कि नेपाल भी कोई बहुत ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री नहीं है। आई मीन उनके पास बहुत ज़्यादा टूरिज़्म के और मौक़ों से ज़्यादा बेस्ट यही है कि वो अपने माउंट एवरेस्ट को कितना ज़्यादा टूरिस्ट के लिए या उन माउंटेनर्स के लिए जो इसको सर करना चाहते हैं। और बहुत सारे टूरिस्ट, आई एम अवेयर, ऐसे भी हैं जो सर करने नहीं आते, दे वांट टू लुक एट माउंट एवरेस्ट, हाउ डज इट लुक और वो कैसी पीक्स हैं। क्या कंपैरिजन आपने थोड़ा सा ड्रॉ तो किया कि मुश्किलें बहुत हैं, बट वहाँ से उन्होंने इतना बड़ी तादाद में टूरिज़्म कैप्चर किया है। और आप खुद वहाँ पर, हाँ, हम उसको यहाँ पे नहीं कर पा रहे, हालांकि हमारे यहाँ पीक्स कितनी सारी ज़्यादा हैं। तो वो क्या आप समझते हैं, आपने खुद क्या अखज़ किया कि ये चीज़ें अगर हो जाए तो आपका और टूरिस्ट इधर आए? वहाँ पे उन लोगों ने ये किया, गवर्नमेंट की वहाँ पर भी हमें कोई ऐसा मतलब पता नहीं चलता है कि गवर्नमेंट ये कर रही है, वो कर रही है। लोग मुखलिस है, गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर को इतना पावर दिया हुआ है कि वो लोग खुद से काम करते हैं। सही, यानी गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट ही मैं नहीं समझता हूँ कि वहाँ पे टूरिज़्म के अंदर, जैसे हमारे यहाँ पे है, अगर एक फॉरेनर को अगर आप बाहर से बुलाते हो तो 12 एजेंसियों को आपने साइन कराना है। एक एजेंसी वाला तो आपके पीछे फिर रहा होता है, सॉरी टू से, बहरहाल मुझे कहना पड़ रहा है, तो फिर रहा होता है कि आपको ऊपर शक की निगाह पे देखा जाता है कि पता नहीं है कौन क्यों आया है, किस तरह आया है, आपको तंग करते हैं आप। और उसके अलावा कुछ इलाके ऐसे हैं कि
आपके टूरिस्ट के साथ गन लेके फिर रहे होते हैं, तो वो बुरा मानते हैं। हाँ, अच्छा, अब इसमें दो चीज़ें ना कि एक तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान में जो पिछले दिनों इतने सारे मामलात रहे, पिछले सालों में टेररिज्म वाले, तो यहाँ हम समझते हैं कि यार ये मेहमान है, इनको कुछ हो ना जाए। अब वो एक फ्री कंट्री से आए हैं तो उन्होंने ये सब सारी चीज़ें नहीं देखी, तो अच्छा इसमें एक चीज़ यानी कि नेपाल की हुकूमत इतना इंटरवीन नहीं कर, इसका मतलब है कि लेकिन एटलीस्ट वो ये समझती तो है ना कि इसमें पोटेंशियल है, तो भाई इसमें फ्री हैंड है। प्राइवेट जब आप फर्म्स को अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं काम करने के लिए, तो फिर वो बेहतरी लेकर आ रहे हैं। फिर वाजिद भाई, अब ज़रा माउंट एवरेस्ट माशाल्लाह आपने किया है, 4 हो गई हैं कुल मिला के, आपका खुद नगर से ताल्लुक़ है, जैसे नगरी बहुत सारे लोग हुंजा या गिलगित जाते हैं, उसके बीच में वो अगर नगर से ऊपर की तरफ जो है वो मीना पिन और उससे ऊपर चले जाएं तो वो एक अलग दुनिया है ना, बिल्कुल, वो तो मैं बयान नहीं कर सकता अल्फाज में। लोग हमारे यहाँ भी, मैं इसको गिलगिती या बल्ती लोग, वो भी बहुत मुखलिस और बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत अच्छे हैं। तो क्या लगता है आपको कि हमें अपनी ये वाली जो माउंटेनियरिंग टूरिज़्म है, हम कैसे इसको मज़ीद बेहतर कर सकते हैं ताकि लोग मज़ीद आएँ यहाँ पे? इसमें एक बात फिर मैं वही कहूँगा कि मैं जब वहाँ पे था तो इंडियन बहुत ज़्यादा थे वहाँ पे, तो बॉर्डर मिलता है ना? हाँ, बहुत ज़्यादा थे, बल्कि इंडियन आर्मी की टीम थी, एक पूरा तकरीबन कोई 60 बंदों का, फिर उनकी पुलिस की टीम थी। जब गपशप होती है तो मैं उनसे पूछता था कि आप लोगों ने कहाँ से सीखा है, तो वो कहते हैं कि 1950 में हमारे पास एक स्कूल बना है, एक 1960 में स्कूल बना, हम उस स्कूल से मतलब ट्रेंड शुदा है, माउंटेनियरिंग स्कूल जी। तो हमारे मुल्क में आज तक इस तरह का ये ख्याल ही अजूबा है। कितने हमारे यहाँ है ही नहीं है, कितने का क्या मतलब? ये जो सतपारा साहब के इंतकाल के बाद जो एक बना था वो एक फौजियों का एक बना है एक स्कूल, यानी कि हुकूमत की तरफ से कोई वो नहीं, फौज की तरफ से है, लेकिन फौज वाले से कोई आज तक कोई माउंटेनियर बना ही नहीं है। वो सिखाते हैं, उनके पास भी स्किल है बहुत, वो लेकिन माउंटेनियरिंग के अंदर वहाँ से कोई माउंटेनियर पैदा नहीं हुआ है। बहुत शुक्रिया वाजिदुल्लाह साहब, आप हमारे यहाँ आए स्टूडियोज़ में खुद, और हमें बहुत अच्छा लगा, आपसे सीखने को बहुत मिला हमें, सो थैंक यू सो वेरी मच फॉर कमिंग। चलिए अभी ब्रेक लेते हैं, उसके बाद हाजिर होंगे स्टे विद अस। एक बार फिर आपको कहेंगे खुशामदीद। आई होप कि आपकी सुबह उतनी अच्छी होगी जितनी अच्छी है मेरी कॉफ़ी। वाकई आज काफ़ी अच्छी है। आपकी कॉफ़ी काफ़ी है, काफ़ी है या ना काफ़ी है? ना काफ़ी है। चले जी, मुख्तदिर हल्के सुनने के साथ ये कि कॉफ़ी ना काफ़ी है। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं कुछ शेयर मैं कहना चाहता हूँ जी, इरशाद। सरेंडर नरेंद्र मोदी के हवाले से। ओहो। और वो जितना रुसवाई का सबब पूरी दुनिया में बन रहा है, उनका मीडिया पूरी दुनिया में रुसवाई का सबब बन रहा है, तो इस हवाले से शायर फरमाते हैं, इरशाद। मुझ पे इतने सितम किया ना करो, ए ज़िंदगी मुझे रुसवा ना करो, दोस्ती कर ली उसने ज़ख्मों से, सो उसके ज़ख्मों की अब दवा ना करो। दोस्ती कर ली ना मोदी साहब ने, ज़ख्मों से और रुसवाई से दोस्ती कर ली है। जो गोदी मीडिया है वो दुनिया भर में बना हुआ है वजाक, और अब वॉशिंगटन पोस्ट ने पोस्टमार्टम कर डाला है। वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा है कि गोदी मीडिया ने 9 मई को पाकिस्तान में बगावत और कराची पर नेवल स्ट्राइक की झूठी खबर नशर की। AI से बनी जाली तस्वीर व्हाट्सएप मैसेज को जो है मिर्च मसाला लगा के पेश किया गया। अब इसमें जी न्यूज़, अच्छा ये जी न्यूज़ वो था जिसने कराची कैप्चर किया था, NDTV वो था जिसने लाहौर कैप्चर किया था, आज तक तो वो था जो पाकिस्तान पार करके अफगानिस्तान पहुंच गया था। ये और इसके अलावा वो जो वीडियो गेम्स के क्लिप्स चला दिए थे मतलब सोचे यार कि आप किसको बेवकूफ बना रहे हैं, और इतनी गलत मालूमात। ये मुझे दोबारा वो रातें याद आ रही है पाकिस्तान में घुस गई भारतीय सेना, ये वाली चीज़। और साथ ही साबिक वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत पाकिस्तानी वफ़द अमरीका में अहम मुलाकातों में भी मसरूफ़ हैं, और आज बिलावल भुट्टो वाशिंगटन में अमरीकी थिंक टैंक से खिताब में भारतीय साजिशों को मज़ीद एक तो बेनकाब करेंगे, और साथ ही साथ जो मोमेंटम बिल्ड किया है खुद बिलावल भुट्टो ने वहां जाकर, और जिस तरह से वो हैमरिंग कर रहे हैं इस वक्त जो पॉलिसी है, एग्जैक्टली जो पॉलिसी है मोदी सरकार की, और गोदी मीडिया जिस तरफ चल रहा है उसकी, वो बहुत ही जबरदस्त है। खास विटिनेस के साथ उनकी स्ट्रेटजी नजर आती है। इससे बड़ी डिफीट कोई नहीं हो सकती कि उनके जो CDS है भारत के, अनिल चौहान, उनका भी कल बड़ा तगड़ा बयान है। उन्होंने ये कहा है
कि कितना 15 से 20% वक्त जो है वो जाली खबरों में भारतीय फौज ने ज़ाया कर दिया। तो ये एक बहुत बड़ा एतराफ़ है भाई, बहुत बड़ा। इस सब पे हम बात कर लेते हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद खान हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। तो सर, आप हमारे साथ वो 6 और 7 की दरमियानी शब से लेके 10 मई तक मौजूद थे, अब तक भी मौजूद। लेकिन वो जो 4 दिन थे, हम और आप उसका मजाक जो है वो उड़ाते रहे थे, और यू रिमेंबर अब पूरी दुनिया मजाक उड़ा रही है इसका। मैं चाहूँगा इसी से आगाज़ करते हैं। इससे ज़्यादा क्या रुसवाई होगी कि दुनिया आपके मीडिया को कह रही है कि जी यू आर फेक प्रोपेगेंडा सप्लायर, आप झूठ बोल रहे हैं। वॉशिंगटन पोस्ट ने भी इसको कह दिया। जी हाँ, देखिए बिल्कुल आपने सही बात की। अभी वॉशिंगटन पोस्ट ने तो अभी लेटेस्ट लिखा, इससे पहले न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी लिखा था, उसके बाद द इकोनॉमिस्ट ने भी लिखा, अल जज़ीरा ने भी लिखा, बीबीसी ने भी, DW ने भी, सब ने भी लिखा कि ये क्या इनका मीडिया करे। अब देखें जिस तरह वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा, 900 मीडिया चैनल्स हैं, और इनका देखें जिस तरीके से उन्होंने एक हाइप क्रिएट की, हाइपर नेशनलिज्म, और इनका मकसद भी ये था, कहते हैं कुछ तो बाई फोर्स अलाइन करते हैं विद बीजेपी के साथ, और कुछ तो वैसे उनकी जो मेंटेलिटी या आइडियोलॉजी मिलती है आरएसएस संघ परिवार के साथ, वो वाला फैक्टर था। और जिस तरीके से उन्होंने एक हाइप क्रिएट किया, और देखें कि इस पूरे का अगर आप बैकग्राउंड देखें तो चाणक्य कुतलिया को ये फॉलो करते हैं। आज से 2300 साल पहले उसने एक वो आइडिया दिया था, एक पॉलिसी, मंडेला थ्योरी थी, और उस थ्योरी में ये था कि आपने रिजॉर्ट टू प्रोपेगेंडा, साई वारफेयर करो, और इन्फिल्ट्रेट योर एजेंट्स इन द टेरिटरी ऑफ योर एनिमी, and have good relations with the enemy of your with your enemy's enemy, जिस तरह हमारे केस में अफगानिस्तान वाली सूरत हाल थी। फिर देखें इसी की पॉलिसीज को वो इनकी फॉरेन ऑफिस, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री भी फॉलो करती है। फिर देखें ये कंसेप्ट लेते हैं नाजी जर्मनी से, क्योंकि हिटलर और इन बीजेपी संघ परिवार की एक ही पॉलिसी है। जब आप इनको स्टडी करेंगे तो देयर आर सिमिलरिटीज बिटवीन द टू फाशिस्ट रिजीम्स, सो उसको फॉलो करते हैं। जिसमें देखें कि हिटलर का कंसेप्ट था लोगन प्रेसे, फेक न्यूज, वो कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करवाए, उसको आगे लेके चला जोसेफ गॉबल्स, जिसने कहा था अगर आप एक झूठ बोलेंगे और इतनी दफा बोले, रिपीट करें तो सच लगे। सो ये देखें कि उस वारफेयर में के यकीनन एक सही वारफेयर होती है, लेकिन इतना जो कुछ, जिस तरह वो कराची में आ गए, लाहौर पोर्ट को उन्होंने फतह कर लिया था, इस्लामाबाद में दाखिल हुए, यहाँ खू हो गया, अरेस्ट हो गए, तो वो अब खुद रियलाइज कर रहे हैं जब इनका हर जगह से इनकी बेइज्जती हो रही है, तो अब इनका अपने मीडिया, अब इनका देखें कि इनके एक फॉर्मर डीजी है बीएसएफ के संजीव सूद, उन्होंने एक दीवार में एक ओपेट लिखा, उन्होंने लिखा कि ये एक मेजर साहब हैं, उन्होंने कहा वो हिज फायरिंग मिसाइल रेट्रिक्स फायर कर रहा है, जनरल साहब हैं एक रिटायर्ड है, वो चाहता है पाकिस्तान का नाम निशान मिट जाए। तो ही सेट कि इस साल जो कुछ हुआ इंडियन मीडिया के, दे क्वालिफाइड टू बिकम वन ऑफ द बेस्ट कॉमेडी सीरीज। और इसमें सर सादी इफ यू अलाउ मी टू, कि कल जो सीडीएस है इनका भारत का, उसने उसका जो बयान है वो कितना ही शर्मनाक है कि पहले तो, और ये भी है कि उनका मीडिया कह रहा है कि भाई हमने आपकी इतनी पजीराई की, आप हमें इंटरव्यू नहीं दे रहे, आप जा रहे हो और आप ब्लूमबर्ग और इनको इंटरव्यू दे रहे हो, और आप इंटरव्यू क्या दे रहे हैं, जी हमारे जहाज़ गिरे, जी ये मैटर नहीं करता कितने गिरे, लेकिन ये मैटर करता है कि आखिर क्यों गिरे। कल तो उन्होंने कह दिया ना कि जो हमारी फ़ौज थी, भारत की फ़ौज थी, 15 से 20% उसका टाइम फेक न्यूज़ में उसको आगे पीछे करने में हो गया ज़ाया। इट इन इटसेल्फ कितना बड़ा बयान है ये। देखिए मेरे ख्याल में बड़ा सीरियस सेटबैक उनके बयान के बाद आया। देखें उनसे फिर वो जवाब भी सही बन नहीं रहा था, और वो यही कहना, जब कहा कि वो उनका मतलब ये था कि 2 बॉक्सर थे, एक तो नॉकआउट हुआ, कुछ देर के बाद उसको होश आया, तो उसने कहा कि मैं रीग्रुप करता हूँ, फिर मैं आके लड़ता हूँ आपसे। तो इनके साथ यही हुआ, जिनको मौका पड़ा और उसके बाद उनको होश ठिकाने पे नहीं रहे। और देखें कि अब ये कहता है कि हमने रीग्रुप किया, हमने अपने जो मसाइल थे एड्रेस करके आए, लेकिन हुआ क्या है। देखें कि 10 तारीख को इनका जो एयरफोर्स एयर एसेट्स थे वो 300 किलोमीटर पीछे लेके गए थे।
उस दिन कोई जहाज इनका उड़ा नहीं, क्योंकि इतना खौफ था पाकिस्तानी जहाज़ों का और PL-15 का कि वो आने सके। सो दैट वाज दी एयर जो एयर सिक्योरिटी हमारे एयरफोर्स ने मेंटेन की। सिमिलरली LOC पे हमने अपना मेंटेन किया। अब देखें कि अब वो क्यों कहते हैं कि देयर इज ए पास। अब कहते हैं कि जब वो कहते हैं ना कि कंक्लूड हो गया है कि अभी हम बातचीत करेंगे, तो लोग आप पूछेंगे आप बताएं जी कि लॉसेस क्या थे, वो बताना नहीं चाहते हैं। अब कंफर्म कर दिया कि 4 राफेल थे, 2 दूसरे जहाज थे, जो कैजुअलिटी LOC पे हुई है। So slowly and gradually, I think they'll come to Rafale के 5 गिरे थे Rafale, I think, but it will take them a little time to come back to their senses. आना शुरू हुए हैं थोड़ा थोड़ा। और इवन द कमबैक वाज टेरेबल। कमबैक में कौन सी कामयाबी हासिल कर ली जो वो ये कह रहे हैं कि जी वी मेड अ कमबैक, इट वाज हिलेरियस कमबैक। आई मस्ट से थोड़ी सी पाकिस्तान के अचीवमेंट्स पे सफारती सतह पर अदरवाइज भी बात कर लेते हैं। आप भी अवेयर होंगे कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की इंसदाद दहशत गर्दी कमेटी के लिए पाकिस्तान अब वाइस प्रेसिडेंसी की तरफ चला गया है। पाकिस्तान के लिए ऑफ कोर्स ये बड़ी अचीवमेंट है। आप क्या समझते हैं इससे हम क्या चीज़ें चेंज कर सकते हैं या बावर करा सकते हैं? भारत का बयानिया दफन। जी हाँ, देखिए पहले तो ये जो हम जो वाइस चेयरमैन बने हैं इंसदाद दहशतगर्दी के, देखें दैट इज एक्नॉलेजमेंट है जो हमारी एफर्ट्स हैं ऑन वार ऑन टेरर की, राइट फ्रॉम 79 से या 9/11 के बाद से दुनिया ने एक्नॉलेज कर लिया है कि पाकिस्तान की बेतहाशा कुर्बानियां हैं। जब हम देखते हैं वार ऑन टेरर की बात है और अभी भी जिस तरीके से इंडियन टेररिज्म हो रही है फितना और ख्वारिश के हिंदुस्तान के जरिए, तो वो दुनिया ने एक्नॉलेज किया। सो पाकिस्तान की हम कहते हैं फॉरेन पॉलिसी में हमारी डिप्लोमेसी की बहुत बड़ी कामयाबी है जब आपको इसको इस तरह के उसमें बाईपासिंग बड़े इंपॉर्टेंट कंट्रीज करके, आपके साथ अभी रशिया भी है, फ्रांस भी बैठा हुआ है। सो दैट इज आपकी अचीवमेंट है। और ये 1373 जो यूनाइटेड नेशन का चार्टर है उसके मुताबिक है। फिर उसके बाद 1988 का UN सैंक्शन कमेटी जो अफगानिस्तान है उसके आप हेड हैं, आप चेयरमैन बन गए हैं। सो उसमें भी पाकिस्तान की बड़ी अहमियत आ गई है। पाकिस्तान की देखें डिप्लोमेसी वहाँ पे कामयाब रही है। तो मेरे ख्याल में ये दो जो अभी हुए हैं, तो हम ये कह सकते हैं हमारी फॉरेन पॉलिसी की कामयाबी है, पाकिस्तान की कामयाबी है, पाकिस्तान की उन इकदामात की एक्नॉलेजमेंट है जो पाकिस्तान ने वार और टेरर में किया हुआ है, और जो रजिस्टर्ड रेलेवेंस पाकिस्तान की बड़ी है मार के हक के और बुनियाद उन महसूस के बाद से अब दुनिया ने कहा हाइफेनेट कर दिया पाकिस्तान को, पाकिस्तान इज एट पैरिटी विद इंडिया। सो पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस बन गई। सो मेरे ख्याल में पाकिस्तान, और जिस तरीके से आप देखें कि बिलावल भुट्टो की जो कामयाबी है और जिस तरीके से वो बातचीत कर रहे हैं डिफरेंट, पाकिस्तान को जब कंपेयर करें शशि थरूर और बिलावल भुट्टो के दरमियान, आप देखें कि शशि थरूर से आज तक ना कोई उनके साथ हेड ऑफ स्टेट मिला है, ना प्राइम मिनिस्टर मिला है, ना पार्लियामेंटेरियन मिले हैं, कोई इम्पोर्टेंट ऑफिशियल मिला है। वो इंडियन डायस्पोरा को एड्रेस करके एक जगह पे, तो अभी जो उनकी वीडियो लीक हुई वो गाने गा रहे हैं। तो अभी ये हालात है। जबकि हमारे देखें कि यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात हुई है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट से मुलाकात हुई, फ्रांस के एम्बेसडर से मुलाकात हुई जो न्यूयॉर्क में है, USA के एम्बेसडर से मुलाकात हुई, OIC को ब्रीफिंग दी है। आज वो वाशिंगटन में बैठे हैं, वो इम्पोर्टेंट वहाँ मुलाकातें होंगी। इसके बाद दे विल गो टू ब्रसेल्स। वहाँ बहुत इम्पोर्टेंट होगी। बिल्कुल। वो लोग तो गाने गा के एंटरटेन हो रहे हैं ना। आई मस्ट से कि बिलावल भुट्टो अपनी विटनेस से सारे प्रेस को जिस तरह से एंटर कर रहे हैं वो एक अलग चीज़ है। बहुत 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 शुक्रिया। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर और आपसे बहुत अच्छी बातें और बहुत मुस्तनद खबरें भी हमें मिल जाती हैं। ये अब दुनिया ना पलट रही है। मई का महीना तो भारी था ही, मुझे अंदर से खबरें मिली जून का महीना भी पड़ोसी पे बहुत भारी होने वाला है। चीखें तो ऑलरेडी निकल रही हैं कि जिसके खिलाफ आपने बयानिया बनाया कि ये दहशतगर्द आतंकवाद, अब वो आतंकवाद जो है ना उसकी इंसदाद दहशतगर्दी के उस कमेटी के वाइस प्रेसिडेंट हैं हम समझ रहे हैं आप? समझ रहे हैं आप? तो अब ज़रा जो बात करनी है ना, अब ज़रा इधर उधर होकर बात करें, क्योंकि हम किसी चीज़ में पीछे नहीं, किसी चीज़ में कम नहीं है। और बात हो चाहे वॉर की या फिर बात हो स्पोर्ट्स की, एब्सोल्युटली। दोहा में हुई एशियन मास्टर्स वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप, पाकिस्तान ने मैदान मारा नहीं है, साफ कर दिया। एग्जैक्टली फैसल, हमारे 11 एथलीट गए थे, 100% रिजल्ट, बिकॉज 11 के 11 ने मेडल जीता। वी गॉट 8 गोल्ड मेडल्स, वी गॉट 1 सिल्वर एंड 2 ब्रॉन्ज। इसमें अच्छी बात यह है कि पहले होता था ना कि 1 गोल्ड और 8 सिल्वर। हाँ। नहीं,
8 गोल्ड और 1 सिल्वर। इस बार तो हम मतलब कि माला माल। Although every athlete is important, मतलब who got silver, who got bronze, because वहाँ जाना, अब उसके लिए मेहनत करना, उस कॉन्फिडेंस के साथ वहाँ अपने नाम, अपने पाकिस्तान के झंडे को बुलंद करना, itself एक बड़ी बात है। तो चलिए, पाकिस्तानी जो वेट लिफ्टर है सिबिल सुहेल, आज वो हमारे साथ मौजूद हैं। बात कर लेते हैं सिबिल से, वेट लिफ्ट चैम्पियन। अस्सलाम वालेकुम सिबिल, और बहुत बहुत मुबारक। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर विक्ट्री। कितना फ़ख्र महसूस करती हैं जब ये आप ग्रीन ब्लेज़र जो आपने अभी भी पहना हुआ है, इसको जब आप वेयर करती हैं और जब विन करती हैं इस मुल्क के लिए, हाउ इज़ द फीलिंग? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। सबसे पहले पूरे पाकिस्तान का, जिन्होंने मेरे लिए प्रेयर की जब मैं यहाँ से गई और पाकिस्तान से कतर में विन किया और उसके बाद वापस आई। बहुत अच्छा फील होता है जब नेशनल एंथम होता है गोल्ड मेडल विन करने के बाद। मतलब उस फीलिंग को हम अपने वर्ड्स में बयान नहीं कर सकते, वो ऐसी फीलिंग्स होती है। तो हम तब जो स्पोर्ट्स पर्सन होता है वो पूरे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। यस ऑफ कोर्स, पूरे पाकिस्तान की आपकी रिप्रेजेंटेशन होती है, और जब आपको कोई मेडल मिल जाता है, आई एम श्योर वो अपनी ज़ात में बहुत, आप लोगों के लिए बहुत ओवरवेलमिंग होता है। यहाँ हमारे लिए भी बहुत ओवरवेलमिंग है। सिबिल, यू कम अ लॉन्ग वे। बहुत थोड़े अरसे में आपने एक लंबा सफ़र तय किया है। जस्ट वॉक अस थ्रू, जब शुरू किया था और अब आकर जब अपनी अचीवमेंट्स को देखती हैं, एक तो वो, और दूसरा ये अब नज़र कहाँ है? डेफिनेटली गोल अचीव करने को जो है 2012 से हम लोगों ने स्टार्ट किया अपने स्पोर्ट्स का, तो काफ़ी हर्डल्स का सामना करना पड़ा, लेकिन हम लोग आहिस्ता अपने गोल अचीव करते रहे। और मैं खुदावन की ब्लेसिंग समझती हूँ कि आज हम लोग इस मुकाम पर हैं। और नेक्स्ट जो मेरी टारगेट है वो यही है कि मैं वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करूँ और उसके बाद ओलंपिक। ओके, अच्छा, ये बताइए कि बाकी बहनें, क्योंकि आप लोग इवेंट में इकट्ठे पार्टिसिपेट करते हैं, व्हाट आर दे डूइंग? बहुत ज़्यादा फ्रेंडली माहौल होता है, एक दूसरे को बकअप करते हैं, एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा, आगे क्या? बिकॉज मैंने ऑब्वियसली शुरू के इवेंट में हमने देखा कि जब आप तीनों जीते थे इकट्ठे, और फिर आपके बहुत सारे इंटरव्यूज़ और वो सारी चीज़ें देखी, तो उससे मुझे बड़ी मोटिवेशन हुई कि जब कोई चीज़ फैमिली में होती है, यू नो, उसका इम्पैक्ट और सारी चीज़ें। सो मुझे ज़रा बताइएगा कि इस अचीवमेंट के बाद, एक तो ये और इससे पहले जितनी भी अचीवमेंट है, उसके बाद क्या बेहतरी देखी है व्हेन हम बात करते हैं ख़वातीन का वेट लिफ्टिंग की तरफ आने में? बेहतरी तो है, बट प्रॉपर वे में हमारे पास एकेडमी नहीं है। प्रॉपर एक एकेडमी हो जो हमारे पास हो, इंटरनेशनल इक्विपमेंट्स हो, तो जो फैसिलिटी इंटरनेशनल प्लेयर्स के पास है वो पाकिस्तान प्लेयर्स के पास नहीं है। अगर ये सारी फैसिलिटीज दी जाए तो पाकिस्तान इससे भी ज़्यादा मेडल्स विन कर आ सकता है। एब्सोल्युटली। हम आपको बेस्ट ऑफ लक विश करते हैं सिबिल, थैंक यू सो मच। और आप न सिर्फ आपको बल्कि पूरे पाकिस्तानी कंटिंजेंट को जो गई है और मैदान साफ कर डाला है, भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरीबॉडी। लेकिन हर बार की तरह वही कहानी का एक रुख, सहूलियात नहीं है फिर भी जीत के आ रहे हैं। सहूलियात मिल जाएंगे तो आप क्या करेंगे? ये तो थोड़ी देर पहले हम शो में जब बात कर रहे थे फैसल कि आप थोड़ा सा प्राइवेटाइज कर दें चीज़ों को। इफ गवर्नमेंट कैन नॉट टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, बट व्हाट यू कैन डू इज यू कैन प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू योर स्पोर्ट्स पर्सन और एथलीट। तो अगर उस तरफ यू नो हमारा जो खेलों की मिनिस्ट्री है ज़रा ध्यान दे, तो मेरे ख्याल में बहुत सारे स्पोर्ट्स एथलीट्स और यू नो स्पोर्ट्स पर्सन निकल सकते हैं। ध्यान देते हैं थोड़ा सा ब्रेक की तरफ, एक ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन आपने कहीं नहीं जाना क्योंकि अभी बहुत कुछ है जो आपको बताना है, दिखाना है, आपसे बातें करनी है। एक ब्रेक के बाद स्टे विद अस, ध्यान दो। एक मरतबा फिर आपको कहेंगे दुनिया बोले में खुशामदीद, शो का वो हिस्सा कि जब हम आने वाले बजट की बात कर रहे हैं, और बजट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर है किसी भी मुल्क का, वो है उसकी ब्लू इकॉनमी, जिस पे पूरी दुनिया काम कर रही है। हम क्या कर रहे हैं, चलिए आपको आहिस्ता आहिस्ता बताते हैं। अब ये बहुत ही स्ट्रेटेजिक एक पॉइंट है पाकिस्तान का, जिस पे बहुत से लोग काम कर रहे हैं, और इसमें सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि इसकी अहमियत क्या है। उसकी अहमियत इतनी है कि इतनी लंबी कोस्ट लाइन है हमारी, 1000 किलोमीटर से ज़ायद की कोस्ट लाइन है, बहुत ही लंबी है, यहाँ कराची से लेके गवादर तक। और इसका लेकिन कंट्रीब्यूशन क्या है इस मैरीटाइम सेक्टर का, सिर्फ और सिर्फ 0.4%।
ये बहुत कम है। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हम आपको ये बताएं कि कौन कौन सा फोकस एरियाज़ हैं हमारे, यानी कि एक तो हमारी ये फ़िश फार्मिंग है, एक्वा फार्मिंग है, एक्वा कल्चर है, ये बहुत अहम है। इसके साथ साथ ग्रीन शिपिंग है और उसके साथ साथ कोस्टल टूरिज़्म है, जो कि हमारे यहाँ ना होने के बराबर है। कोस्टल टूरिज़्म के नाम पे हम सिर्फ समंदर जाते हैं, नहाते हैं, वापस आते हैं, लेकिन पूरी दुनिया में कोस्टल टूरिज़्म इससे कहीं ज़्यादा है। और इसके साथ साथ एक और सबसे अहम चीज़, और वो ये, हमारी टीम इस पे गई भी थी, हम उस पर बात भी करेंगे। गिडानी शिप ब्रेकिंग यार्ड, उसकी क्या सिचुएशन, इस पर बात करेंगे। लेकिन अब हमारे रेवेन्यू गोल्स क्या है भाई? 2035 तक हमने शिपिंग को 8 से 10 बिलियन डॉलर्स तक लेके जाना है। हमने अपनी फिशरीज़ को 17 से 18 बिलियन डॉलर्स तक लेके जाना है। टूरिज्म 5 से 6 बिलियन डॉलर्स और ग्रीन एनर्जी 10 बिलियन डॉलर्स। शिप रिसाइकलिंग ये सबसे अहम है, जिसमें हम बात करेंगे 2 से 3 बिलियन डॉलर्स। और पोर्ट डेवलपमेंट जो कि 6 से 8 बिलियन डॉलर्स है। ये गुफ्तगू करते हुए मैं आपको ये बताऊं कि जब हमने गिडानी शिप ब्रेकिंग की बात की है, तो हमारे पास बस गालिबन 1 महीना ही रह गया है कि जिसमें दुनिया ने हमें ये पाबंदी लगानी है कि आप ये ठीक नहीं कर रहे तो उस पर हम पाबंदी लगाएंगे। वो क्या ठीक है क्या नहीं, इस पर बताएंगे। नेक्स्ट अगर चलते हैं तो हमारे जो इस वक्त करंट जो प्लान्स हैं वो क्या है, पॉलिसी रिफॉर्म्स क्या होने चाहिए। तो नेशनल मैरीटाइम एक्शन प्लान इन प्रोग्रेस तो है, लेकिन अब इसमें कहते क्या है कि जी टैक्स ब्रेक्स होने चाहिए इन्वेस्टर्स के लिए, स्किल्ड मैरीटाइम वर्कफोर्स होनी चाहिए। कुछ फिर हमारे जो है वो एनवायरमेंटल प्लान्स भी हैं, और वो एनवायरमेंटल प्लान्स क्या हैं वो हम आपको अगले इसमें बताते हैं कि उसमें पोल्यूशन जो है वो नहीं होनी चाहिए। और मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज़ है ना, ये एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात है। मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज़ बहुत ज़्यादा होने चाहिए। और इसके साथ साथ ओशन पोल्यूशन है, जिसका अभी हमने पिछले ही सेगमेंट में जिक्र किया है कि इतनी प्लास्टिक हम फेंक रहे हैं, इतनी प्लास्टिक फेंक रहे हैं कि वो हमारे लिए बहुत हैज़र्डस हो रही है। गोइंग टू द नेक्स्ट वन, और इसमें अगर हम आपको बताएं कि इसमें क्या मामलात हैं, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर गोल क्या होना चाहिए। कराची और गवादर पोर्ट को हम करें अपग्रेड, जो कि हो भी रहा है। और इसके साथ साथ AI जो है उसको पोर्ट सिक्योरिटी के लिए हम इस्तेमाल करें और लॉजिस्टिक्स के लिए इस्तेमाल करें। क्विकली मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, हमारे इंटरनेशनल लिंक्स जो हैं वो इसमें पाकिस्तान एक बहुत ही जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे है। हमारे सीधे हाथ पे ईस्टर्न दुनिया खुलती है, हमारे बाएं हाथ पे वेस्टर्न दुनिया खुलती है। हम वो हब हो सकते हैं जहां से पूरी दुनिया के सी रूट्स जो हैं उसको हम बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज कर सकें। और इतना इंपॉर्टेंट है कि भारत भी हम पे नज़रें लगा के बैठा है। बहुत साजिशें की हमारे गवादर पोर्ट के खिलाफ खास तौर पर, लेकिन वो चीज़ हो नहीं सकी। अच्छा, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, हमारे पास अब चैलेंजेस क्या हैं, ये सबसे अहम बात है। चैलेंजेस हैं हमारे पास, अवेयरनेस नहीं है, इसके साथ हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हमारे पास पोल्यूशन और मिसमैनेजमेंट बहुत है। तो हमने आपको ये बताया था कि हमारी ही टीम ने इस पिछले साल 2024 नवंबर गालिबन हमने दौरा किया था गिडानी शिप ब्रेकिंग यार्ड का, जो कि एशिया का सबसे बड़ा ब्रेकिंग यार्ड है। और वो एक बहुत ही ज़बरदस्त शिप ब्रेकिंग यार्ड हुआ करता था, लेकिन अब उसकी सूरत हाल क्या है। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने, IMO ने जो पाबंदियां आयद करने का कहा था, यानी कि 10 से 12 वो की सेलिएंट फीचर्स बताए थे, हम उस पर कितना काम कर पाए अब तक। हमारे साथ मौजूद है जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान शिप ब्रेकिंग यार्ड आसिफ अली खान साहब। आसिफ साहब अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तो आसिफ साहब, शिप ब्रेकिंग यार्ड देखने वालों को मैं ये भी बताऊं कि इतना ज़बरदस्त हुआ करता था कि पूरे पाकिस्तान से यहाँ काम करने के लिए लोग आया करते थे। अब इसकी सिचुएशन बहुत ख़राब है। हम कितना काम कर पाए हैं गिडानी शिप ब्रेकिंग यार्ड पे, कितना काम करना बाकी है? वालेकुम अस्सलाम जनाब, बहुत अच्छा सवाल है। और मैं आपको बताऊं कि वंस वी वर लीडिंग द वर्ल्ड इन द शिप रिसाइकलिंग, हम 80s में नंबर 1 थे इन द वर्ल्ड। आज नंबर 3 पे हैं टेक्निकली, बट वी आर नॉट नंबर 3 एट ऑल। ये सारा रॉन्गफुल गवर्नमेंट की पॉलिसी हैं और सारे मसले मसाइल जो थे यहाँ पे उनकी वजह से सारा कुछ डिक्लाइन आया है। अब माशाल्लाह फॉर द लास्ट फ्यू मंथ्स हम IMO से इन टच हैं। गवर्नमेंट ने हांगकांग कन्वेंशन रेटिफाई कर दिया है। हमारे इंडस्ट्री की इंसिस्टेंस के ऊपर फेडरल गवर्नमेंट ने ये एक्शन लिया है। हमने उनसे कहा कि जी आप हमें रेगुलराइज करें, बिकॉज अगर हम रेगुलराइज नहीं होंगे तो हम इंटरनेशनल मार्केट में स्टैंड नहीं ले पाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान हैज़ रेटिफाइड द हांगकांग कन्वेंशन ऑन सेफ एंड एनवायरमेंटली साउंड रिसाइकलिंग ऑफ शिप्स।
हमारे यहाँ गडानी के ऊपर हमारे शिप रिसाइकलर्स बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, अपने यार्ड्स को अपग्रेड कर रहे हैं, वर्कर्स की और लेबर्स की सेफ्टी के मामलात, एनवायरनमेंट के मामलात के ऊपर बहुत कुछ काम हो रहा है। गो के हमारे पास बिजनेस नहीं है इस वक्त। हमारा अगर आप बिजनेस देखें तो बहुत ही लो है। वंस हम अगर आप लेट 90s में या अर्ली 20s में देखें तो हम 30% ऑलमोस्ट स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स की जो हमारी मुल्क की रिक्वायरमेंट थी वो हम गडानी से पूरी कर रहे थे, द रॉ मटेरियल। अब ये है कि इन द लास्ट 3-4 years वी आर नॉट इवन 3% ऑफ आवर एनुअल रिक्वायरमेंट, all because of unfavorable kind of attitude by the federal government. अब पिछले चंद महीनों से जब से ही वज़ीर आज़म ने टास्क फोर्स बनाई है, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा लग रहा है कि आने वाले बजट में कोई अच्छे मेजर्स आएंगे और इंडस्ट्री इंशाल्लाह फ्लरिश करेगी। और इंटरनेशनली भी जब ये IMO ने ग्रीन हाउस गैसेस और कार्बन एमिशंस के बारे में जो रेगुलेशंस निकाली हैं उसको सामने रखते हैं तो बहुत बड़ी शिप रिसाइकलिंग होने वाली। आप देखें कि शिप रिसाइकलिंग पूरी दुनिया में हो रही है इस वक्त। बड़े बड़े कंट्रीज़ इन द वेस्टर्न यूरोप, अफ्रीका, फार ईस्ट, मिडल ईस्ट, सब शिप रिसाइकलिंग में आना चाह रहे हैं। सब इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। हमारे पास फैसिलिटी है लेकिन हम नहीं कर पा रहे बिकॉज ऑफ रॉन्ग पॉलिसीज। अब ये है कि कुछ हमें उम्मीद है कि इस पर जो मैरीटाइम सेक्टर के लिए जो स्पेशल टास्क फोर्स बनाया और उन्होंने जो हमें एश्योरेंसेस दी है और जो रिकमेंडेशंस दिए उसमें ऐसा लग रहा है कि इंशाअल्लाह ताला आने वाले टाइम में गवर्नमेंट कुछ सीरियस एक्शन ले रही है इसके ऊपर ताकि इंडस्ट्री वाइबल हो जाए और हमारे मामलात इंशाल्लाह दोबारा बहाल हो जाए। सही है। मुझे ज़रा ग्रीन स्टील के बारे में बताइएगा। हम बेसिक प्रोड्यूसर्स हैं, बेसिक सोर्स है हमारी, लेकिन हम हमारी जो एक्चुअल कैपेसिटी है उससे बहुत कम प्रोड्यूस कर रहे हैं। हम देख रहे हैं एक्सपोर्टर्स वांट डू मोर अबाउट इट बट हो नहीं पा रहा। 3 बिलियन की अगर 3 बिलियन टन की हमारी कैपेसिटी और हम उसमें से आधा प्रोड्यूस कर रहे हैं, वेयर आर वी स्टैंडिंग कमिंग दिस फार इतने सारे अरसे में, और हमारे तो वी एट द बिगेस्ट शिपयार्ड इन द रीजन। बिल्कुल ठीक आपने कहा। देखें जी, हमारी 3 मिलियन की एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है, हम आज तक नहीं कर पाए। वी वेंट अप टू 1.6-1.7 मिलियन टन्स पर एनम। अब तो वो बिल्कुल और भी रिड्यूस हो गई इन द लास्ट फ्यू ईयर्स। एक्चुअली आप देखिए कि बॉर्डर विद ईरान बेइंतहा रोलेबल मटेरियल चल रहा है। हमारी प्रोडक्ट एक्चुअली दो हैं। जब हम शिप रिसाइकिल करते हैं तो मेनली वी प्रोड्यूस रोलेबल स्क्रैप एंड वी प्रोड्यूस मेल्टिंग स्क्रैप, दैट इज आवर मेन प्रोडक्ट। अब वो रोलेबल स्क्रैप की इंपोर्ट बेइंतहा बाहर से सस्ते मिक्स मटेरियल चले आ रहे हैं थ्रू लैंड रूट्स एंड थ्रू द सी रूट्स एज वेल। अब उसमें 2 नंबरियाँ हो रही हैं, गड़बड़े हो रही हैं। बहरहाल इस मामले पे हमारी ये कमेटी के साथ काफ़ी डिस्कशंस हुआ है। हमने काफ़ी उनको डॉक्यूमेंटेशन भी प्रोवाइड किए हैं, एविडेंसेस भी दिए, एंड वी आर होपफुल कि टास्क फोर्स इसके ऊपर कोई एक्शन ले रही है एंड वी आर अश्योर्ड कि इस बजट के अंदर कुछ चेंजेस लाएंगे। हमारा मौक़िफ़ जी सीधा है कि हमारी इंडस्ट्री चल सकती है, चलेगी इंशाअल्लाह ताला अगर गवर्नमेंट थोड़ी सी सपोर्ट दे। हमें ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंदर सपोर्ट चाहिए। हम कहते हैं, हमारा मौक़िफ़ ये है कि एक शिप ब्रेकिंग लोकल इंडस्ट्री, बिल्कुल हम 16-17 बिलियन आपको रेवेन्यू दे रहे हैं सालाना फेडरल एक्सचेकर में। हम कहते हैं कि जी आप लोकल इंडस्ट्री को चलाएं, आप ट्रेडिंग को जो है वो कम से कम उसको थोड़ा सा कंट्रोल करें। अब अगर जो प्रोडक्शन हम कर रहे हैं रोलेबल स्क्रैप की, आप उसके ऊपर सपोर्ट कर रहे हैं ट्रेडर्स को और आप लैंड रूट से वो बेइंतहा ईरान से हर तरह का मटेरियल चला आ रहा है, आप उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो ये इंडस्ट्री कैसे चलेगी? इनफैक्ट हमारी क्या पूरा स्टील सेक्टर बर्बाद हुआ। बिल्कुल। और आसिफ साहब, इसमें एक चीज़ ये भी है क्योंकि आपका खुद इसमें इन्वॉल्वमेंट है। सो जब हमारी टीम ने नवंबर में यहाँ गिडानी शिप यार्ड का दौरा किया, एक वक्त में लाखों यहाँ पे रोज़गार होते थे, अब यहाँ पे सिर्फ 300 से 400 लोग काम करते हैं शिप ब्रेकिंग में। उसमें से भी 1 या 2 यार्ड्स जो प्लॉट्स हैं वो सब वर्केबल हैं। सोचिए, जो लेडी डायना का शिप यहाँ पे आया था ब्रेक होने के लिए, उस पॉइंट से आज ये सिचुएशन हो गई है कि हम बैन होने पे आ गए हैं। तो इसमें किसको कसूरवार मानते हैं और क्या
हम ठीक कर सकते हैं इस मामले को आने वाले दिनों में? नहीं, इस वक्त तो जी काफ़ी काम, और आप सही कह रहे हैं कि लेबर जो हमारे यहाँ एक एवरेज 20-25 हज़ार आदमी गडानी पे डायरेक्टली स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर होता था, आज वो 20-25-100 पे आ गया है। आज जो उस वक्त हमारे पास जो 500,000 लोग हमारी इंडस्ट्री से कनेक्टेड थे, आज कोई सब परेशान है। लेकिन हमें उम्मीद है, हम वो कहते हैं जी पेवस्तर है शजर से उम्मीदें बाहर रख, तो हम भी उम्मीदें बाहर रखे हुए हैं। और इंशाल्लाह हमें लगता है कि आने वाले बजट के अंदर गवर्नमेंट जो हमसे प्रॉमिसेस किया है टास्क फोर्स ने, अगर वो काम हो जाएंगे तो इंशाल्लाह हम 20-25 हज़ार के हम 50 हज़ार बंदे एम्प्लॉय करेंगे गडानी में। हम 16-17 बिलियन तो क्या हम 40 से 50 बिलियन देंगे रेवेन्यू गवर्नमेंट को। मैं आपको बताऊं कि इस वक्त जो ये नई रेगुलेशंस आ रही हैं कार्बन एमिशंस के ऊपर और ग्रीन हाउस गैसेस एमिशंस पे, उसमें शिप ब्रेकिंग का बहुत बड़ा रोल है। हमारे पास दुनिया से लोग इस वक्त इंटरेस्टेड हैं जॉइंट वेंचर्स के अंदर, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए। वो चाहते हैं कि जी हम शिप ब्रेकिंग के अंदर उनके साथ जॉइंट वेंचर्स करें, वो अपने जहाज़ ला के हमें दें, हम उनको इन्वायरमेंटली फ्रेंडली तरीके से रिसाइकल करें और उनको मटेरियल वापस कर दें। हमारे न सिर्फ हम लोकल सारी रिक्वायरमेंट इंशाअल्लाह ताला पूरी कर सकते हैं, बल्कि हम इंटरनेशनली एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं साइजेबल क्वांटिटीज़। और बहुत जहाज़ आने वाले हैं, जो डेटा बिम्को का रिकॉर्ड कह रहा है, जो इंटरनेशनली IMO की प्रोडिक्शंस हैं, ये ग्रीन हाउस गैसेस और एमिशंस की वजह से जो इन्होंने कार्बन के जो टारगेट्स रखे हैं रिड्यूस करने के, उसमें 15,000 जहाज़ जी अभी स्क्रैप होने अगले 7-8 साल के अंदर। वो 15,000 की कैपेसिटी कहीं नहीं है। वो परेशान है पूरी दुनिया की, कहाँ पे स्क्रैप होंगे। लोग अपनी कैपेसिटीज़ को एक्सटेंड कर रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? हमारे पास वो कैपेसिटी है, बट हम उससे वो कंसिस्टेंसी प्रोवाइड नहीं कर पा रहे। फैसिलिटी है, कैपेसिटी नहीं है। थैंक यू सो मच आसिफ साहब, इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू ऑन द शो। हमारे पास हमने देखा वो लाइन याद रखिएगा, लेडी डायना का जहाज़ यहाँ टूटने आया था, फ्रॉम दैट टू दिस, कि अब यहाँ पे सिर्फ चंद 100 वर्कर्स रह गए काम करने के लिए। चलिए हम ब्रेक लेते हैं। ब्रेक को इस बार हाजिर होंगे तो बकरीद से रिलेटेड कुछ नताइज हैं, मौसूल हो रहे हैं, हमें दिखाएंगे आपको एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। तो रह गए हैं ईद में फैसल कितने दिन? बहुत ही, अब घंटे गिने हैं। हाँ चलिए, कितने घंटे रह गए? मैं घंटे अब गिनने की क्या है, टाइम वेस्ट हो रहा है, आगे बात करते हैं। मैं तब तक गिनता हूँ। एक्चुअली बहुत ही कम टाइम रह गया है, लोगों को पड़ी हुई है जल्दी के जल्दी जहाँ जहाँ जानवर नहीं आया है वहाँ जानवर ले लिया जाए। लाहौर, इस्लामाबाद, दीगर शहरों में क्या सूरत हाल है? व्हाट आर यू टेलिंग मी फैसल अबाउट दैट? इससे पहले कि हम इन सूरत हाल का रुख करें, एक बार फिर नताइज का सिलसिला जो आने का, हाँ बहुत सारे हैं, दिखाएं जी। ये देखें, एक ये एक तो होता है ना, गाय जो है वो पीछे से तोड़ के भागती है, ये बीच में से सलाख तोड़ के निकली। ये देखें आप, ये अब इसको उतारने के लिए और यहीं से ये भागी है और यहाँ से फिर ये इसने कल्टीशा का नारा लगाया। ये गाड़ी पूरी उलट सकती थी फैसल। नहीं तो उसने इसका एहतमाम किया है पूरा, उसने गाड़ी नहीं उल्टी, उसने सिर्फ। अच्छा अब ये देखें, हम इतने जुगाड़ू लोग हैं, आप सब क्या समझ रहे इसमें बकरा जा रहा है? बाद अब तक पूरी 7 हिस्से वाली गाय लेके जा रहे हैं हाई रूफ में। हाई रूफ एक बड़ी अजीम नहीं साबित ही होगी, जाहिर सी बात है, कटी हुई थोड़ी लेके जाएंगे ईद से पहले, उसके बाद काटेंगे, फिर उसमें साबित कुटी मिर्च और अपने हिसाब से डालेंगे। तो जुगाड़ का पाकिस्तानियों का ना कोई इलाज नहीं है। इससे बड़े शुक्र है कि इसमें ये लेके जा रहे हैं, ऊँट नहीं डाल दिया इसमें, डाल सकते थे हम पूरा हाँ। लेकिन अब आखिर में सबसे ज़्यादा जो खतरनाक है, ये नया नाज़िमाबाद की वीडियो है, वहाँ की मस्जिद है, एक जो बछड़ा है वो बिफर गया है, उसके बाद वो किसी को करीब नहीं आने दे रहा है। हम इसकी आवाज़ काश हम खोल पाते, सिर्फ क्योंकि इस वक्त जो जिस तरह से फनकार रहा है, हाँ, जिस तरह से ये ड्रामेटिक ये गर्दन का टर्न आ रहा है ना, उसी से लग रहा है कि भाई कुछ भी हो सकता है। करीब मेरे तो मैं फिर बताता हूँ। लोग इसको कह रहे हैं कि अभी ईद की फजर में बहुत टाइम है। आप ये देखें, आवाज आ रही है। एक्चुअली ऐसे बताऊं, अभी मैं तुझे बताऊं, ऐसी फीलिंग लेकर आया ना तू मुझे, अब मैं बताता हूँ। और चले, ये तो नताइज का सिलसिला आने का सिलसिला है ही, और ये आखिर में ये एक ड्रामेबाज बकरा है
और इसने जो है प्रोटोटाइप बनने का फैसला किया। बकरीद से पहले कुछ बच्चे जो थे वो बता रहे थे कि हम काटेंगे, और ये कितना आराम से लेटा हुआ है और लेट के फिर जो है वो अब देखें ये हो गया। इसके बावजूद मैं इसको ड्रामेबाज नहीं, इसको मैं लेजी ज़्यादा कहूँगा, इसको गर्मी ज़्यादा लगी। उसने कहा यार काटो, ख़त्म करो, बहुत गर्मी है, आई एम डन, मुझसे नहीं रहा जा रहा, मेरा हो गया जितना होना था। चले जी, ये तो गैर हक़ी सरकारी नताइज हमने अपने व्यूअर्स के साथ शेयर कर लिए। मंडियों का रुख कर लेते हैं ज़रा, पहले कराची का रुख कर ले मे बी, एंड यस क्या जाते हैं कराची। काशान, ओवर टू यू, बताइएगा ज़रा यहाँ पर क्या सूरत हाल है। आखिरी दिन है, कोई जानवर सस्ता, एग्जैक्टली जानवर सस्ता हुआ है या नहीं? मंडी की क्या सूरत हाल है? खरीदार मेरे अपना मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जैसे आप जानवर पसंद करने में लगे हुए, तो कौन सा जानवर पसंद आया? मंडी की क्या सूरत है? ये जानवर पसंद आया, इससे पहले 2 जानवर और देखे थे, लेकिन इसके रेट इतने हाई बता रहे हैं। तकरीबन जो है जो जानवर आपका 1 लाख 1,30,000 1,40,000 का होना चाहिए, वो 2,40,000 2,50,000 का बता रहे हैं। यानी ये गरीब की पहुंच से तो बहुत ज़्यादा दूर हो चुकी है कुर्बानी। ज़्यादा मन का लग नहीं रहा जितने इसके प्राइस। 1.5 पौने 2 2.5 मन का जानवर है, और इसके जो है 2,20,000 रुपये मांग रहे हैं। अब इनको कहाँ तक तोड़ेंगे? तोड़ के अपनी कमर टूट जाएगी, लेकिन ये नहीं टूटेंगे, ये नहीं टूटेंगे। यानी फाइनल सौदा नहीं हुआ आपका? फाइनल अभी तक सौदा नहीं हुआ, अभी देखें अल्लाह मालिक है, अगर नसीब में है कुर्बानी तो इंशाल्लाह ताला होगी। व्यापारी भी मेरे हमरा मौजूद हैं। भाई क्या रेट चल रहे? चारा भी वही रेट गए, तमाम चीज़ें वही रेट मिली, जानवरों की कीमत में क्यों हिसाब? सर मसला ये है कि आने जाने में खर्चे ये वो बहुत हैं। कराची वाले भाई बोल रहे हैं कि यहाँ पे रेट बहुत है, हाई है, लेकिन हम लोगों का खर्चा ही इतना है, हम क्या कर सकते हैं। कराची के मुख्तलिफ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर शहरी जो अंदरून सिंध से भी जानवर लेकर आ गए, लेकिन अगर हम नॉर्दर्न बाईपास की मवेशी मंडी की बात करें, मलिर मवेशी मंडी की बात करें, तो जानवर बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद है। ने तो बताया कि कराची में तो रेट्स अभी भी नीचे नहीं आ रहे। पेशावर में क्या रेट्स हैं? आसिफ शहजाद, आप मौजूद है रिंग रोड की मंडी में, तो बताइए कि यहाँ पे कुछ रेट्स हैं नीचे या फिर क्या मामलात हैं? शहरियों के लिए, खासकर हिंदको ज़बान बोलने वालों के लिए एक खसूसी पोर्शन बनाया गया है, जिसमें खसूसी डिस्काउंट दिया जा रहा है। हम उनसे बात करेंगे। सर क्या कहते हैं, ये डिस्काउंट क्यों दिया जा रहा है, क्या आइडिया है? अस्सलाम वालेकुम सर, ये हमने लाला पिशौरी डेरा के नाम से ये डेरा खोला है, तो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह 3-4 साल से काम है। तो इस साल हमने स्पेशल खसूसी डिस्काउंट अपने पिशावरियों भाइयों के लिए रखे, जो कि ख़ास तौर पे हिंदको स्पीक वाले हैं। तो मार्केट के हिसाब से हमने 20% डिस्काउंट लाजमी रखी है। बिल्कुल आप आए मार्केट में तसल्ली करें, जानवर को देखें और फिर हमारे पास आएँ, और आपको इंशाल्लाह मार्केट से 20% डिस्काउंट मिलेगी। आप हाँ जी बिल्कुल, पेशावर के शहरियों, ख़ासकर जो हिंदको बोलने वाले अफराद हैं, उनके लिए जो यहाँ पर ये पोर्शन बनाया गया, यहाँ पर 20% डिस्काउंट जो है वो इन शहरियों को दी जा रही है। और शहरियों का भी ये कहना है कि इस तरह का डिस्काउंट मिले तो कुर्बानी करना उनके लिए भी आसान हो जाएगी। जी ओके, ये तो आपने देख लिया। अब एक मुद्दा है और वो ये कि खूबसूरत, मोटा, भारी भरकम जानवर और ये सब करने के लिए लोग क्या क्या करते हैं, लेकिन क्या ये हमारी सेहत पे असर नहीं पड़ता? हाँ, जो भी कुछ किया जाता है उन जानवरों के साथ। 20 से 30 मन वजनी जानवर कैसे बन जाता है ना? तो इस पे ज़रा हम बात कर लेते हैं कि ये कितना हैजर्डस हो सकता है। डीजी लाइफ स्टॉक सिंध डॉक्टर नज़ीर हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा सवाल तो समझ गए हैं? जी ठीक है ना? तो प्लीज़ बताइए कि ये जो इंजेक्शन लगा के या फिर उसकी एक्स्ट्रा ना भराई करके फीडर में इतना जौ डाल के और वो जो करते हैं, ये कितना ख़तरनाक है? ये मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शंस हैं इस सिलसिले में। ठीक है। आजकल जो जानवर की पालना होती है, खुसूसन आप देखें कराची की सराउंडिंग में जितने फार्म्स खुल गए हैं, आप खुद विटनेस कर सकते हैं कि शानदार तरीके से उनको जितना पाला जाता है, पोसा जाता है। मैं तो देखता हूँ कि लोग अपने बच्चों का इतना ख्याल नहीं करते जितना जब जानवरों को पाला जाता है। मुर्गी के बारे में भी इस तरह मिसकंसेप्शन है। यहाँ पे भी लोगों ने आरओ प्लांट लगाए हुए हैं, उनको साफ़ पानी खुद नहीं पीते, उनको पिलाते हैं। जानवर में उनकी सांस होती है। 80 लाख का, 1 करोड़ का जब आपका बेल है, तो उसके ऊपर जितना वो खर्चा करते हैं, अच्छे से अच्छी गंदम, अच्छे से अच्छी चीज़, क्योंकि अगर थोड़ी भी उसमें कमी पेशी की तो वो बीमार हो जाएगा। जी। जहाँ तक इंजेक्शन की बात है, तो इंजेक्शन अब इस तरह की जितनी पहले थी दूध बढ़ाने वाली, ये वो सारी को गवर्नमेंट ने बैन कर रखी है। ओके। वो इस तरह की अब नहीं लगती। ठीक है, सिर्फ चुआई के दौरान जो कि दूध वाले हैं उसमें सिर्फ निकालने के लिए, और उसका हाफ लाइफ है 2.5 मिनट, तो बायोलॉजिकली बॉडी में वो नहीं आती ऑक्सीटोसिन जो है। तो इस तरह बाकी कोई इंजेक्शन जितनी में वो गवर्नमेंट ने बैन कर रखी हैं और कोई नहीं खिलाता। अब होता कैसे है कि इतना बड़ा जानवर बन जाता है? होता ये कि एक तो सबसे पहली है कि जो शौकीन आदमी हैं जो फार्मिंग करते हैं, उनको पता चल जाता है कि भाई ये जो बछड़ा है इसने माँ का दूध पिया है, नंबर 1। नंबर 2, इसका रंग नस्ल अच्छा है, ये बदन करेगा कल जाके। इसकी जो कद काठ है या जो जैसे स्टैंडिंग पोजीशन में खड़ा है,
तो ये कैसे ऊपर जाएगा। ठीक है, तो आम तौर पे 50-60% लोगों को ऐसे अंदाज़न पता चल जाता है कि यानी ये अच्छा जाएगा। फिर उसके ऊपर बाकायदा मेहनत की जाती है, उसको अच्छे से अच्छा खाना खिलाया जाता है। मिसाल के तौर पे ग्रेन्स जितने गंदम के हैं, बाजर के हैं, फिर वो साइलेज, फिर उस तरह का भूसा, सारी मिक्स करके वो उस रेशो के साथ खिलाया जाता है ताकि उसका वज़न बढ़ता रहे। और फिर लोग इतने आगे आ जाते हैं कि जब ईद उल अज़हा करीब आती है उन जानवरों में, तो उनको दूध भी पिलाया जाता है और खालिस घी भी उसको पिलाते हैं ताकि वो उसकी जो आगे झालर है, ड्यूलप जिसको हम कहते हैं, उसकी वो बने और वो उसमें बाकायदा वो मूवमेंट आए, फिर उसका जो कोट है वो शाइन करे। तो इस वजह से ये जो लोग पालते हैं, हम खुद जाते रहते हैं, उनको देखते रहते हैं, हमारे डॉक्टर्स उनको सर्विसेज देते हैं और हम देखते हैं कि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत होती है। कराची के सराउंडिंग में अगर आप देखें तो मिनिमम जो है ना 2 किस्म के चारे जो है ना साल में खिलाए जाते हैं। एक 6.5 लाख रुपए का, एक 8 लाख रुपए का सिर्फ चारा आ जाता है आपका एक बड़े जो बुल है उसके लिए। अच्छा, ये तो आप देख पाते हैं, ये क्या बड़े शहरों में ही होता है, यानी जो अंदरून या डिफरेंट शहरों से जो आ रहा है पीछे शुरू से कैसे उसकी अपब्रिंगिंग हो रही है किसी भी जानवर की, उसको कैसे देख रहे हैं या उसके बारे में मैं कैसे श्योर हो सकती हूँ। और फिर ये जो आजकल हर दिन हम देखते हैं नई से नई वीडियो फ्लोट होती है जिस पर हम देखते हैं कि किस तरह से जानवर को भरा जा रहा होता है, तो कोई शॉर्टकट वाले जो होते हैं, जो भराई वाली बात है ना, पहले बहुत ज़्यादा था। आज से कोई 1 सदी पहले अगर हम 1 सदी पहले वीडियोस तो मैं 1 सदी पहले की बात कर रहा हूँ, राइट, तो वहाँ पे एक फूक मेथड होता था कि वो उसमें पाइप के थ्रू उसमें गैस भरी जाती थी, हवा भरी जाती थी जानवर में। फिर अगर गांव देहात में देखें ना तो वहाँ पे रिलेटिवली लोग ज़्यादा रिलीजियस और ऑनेस्टली काम करते हैं क्योंकि उनका चारा वगैरह वो फ्री में होता है। जी वो तो उनका लेबर होता है तो उनको वो उसमें डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर कहीं पे एक आधा ऐसे इंसिडेंट्स हुआ होगा उसको आप नहीं निकाल सकते, लेकिन वो एक इंसिडेंट या 2 इंसिडेंट की वजह से सबको ख़राब नहीं कर सकते। दूसरा, इसमें एक नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है। कैसे है? जानवर के साथ आप जो भी छेड़छाड़ करेंगे ना वो आपको 1 दिन में ही 2 दिन में आपको शो करेगा। तो आप ऐसी इतना कीमती जानवर के ऊपर आप ऐसा कोई भी तजुर्बा ही नहीं करते। बिल्कुल ठीक, या कोई गंदी चीज़ खिलाएं उसको, बिल्कुल, या ऐसी अजीब किस्म की इंजेक्शन लगाएं जिसके अंदर। ठीक है, सब क्लैरिफाई करने के लिए थैंक यू सो मच डॉक्टर नज़ीर साहब। तो ये एक इशू था जो कि लोगों को बताना बड़ा ज़रूरी था, लेकिन जिस तरीके से लोग पालते हैं और ये सारी चीज़ें करते हैं तो अब तक के इत्तलात के मुताबिक मामला तो ये है कि इतना ज़्यादा हैज़ार्डस अब ज़्यादा केयर की जाती है इन जानवरों की। वेल, इसके साथ ही हमारे शो का वक्त हुआ है ख़त्म। मुलाकात होगी आपसे कल है बड़ा अहम दिन क्योंकि कल है चांद रात। एब्सोल्युटली, उस पर बात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। तैयारी होगी आपकी? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।